तो आज का जो टॉपिक है मेरा, तो उसका नाम है माइक्रो टीचिंग। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आप सभी को कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बीएड या डीएड किया है। कोई बता सकते हैं? सर नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। मैं बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आप मुझे नमस्कार पहचानते मैडम, हो? नमस्कार। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर। और कोई है जिन्होंने बीएड किया है या बीएड कॉलेजेस में है, प्रोफेसर? सर मेरा नाम है डॉक्टर साधव मैडम। मैंने बीएड और एमएड दोनों किया है। अच्छा, गुड पर मैं गुड। पढ़ाती हूँ अभी। अच्छा अच्छा। और कोई है? चलो ठीक है, दो दो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने बीएड किया है। क्योंकि एक्चुअली ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये टीचर का बेसिक होता है। यानी टीचर को अगर अच्छा टीचर बनना है, फिर वो टीचर प्राइमरी का हो, हाई स्कूल का हो, या जूनियर का हो, या सीनियर का हो, अगर टीचर को बेस्ट टीचर बनना है तो जितने भी स्किल्स है, उतने स्किल्स उसको पता होना बहुत आवश्यक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें वर्ड ही दिया है माइक्रो। माइक्रो का मीनिंग आप सबको पता होगा कि मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, त्याला मराठीमध्ये सूक्ष्म म्हणतात आणि टीचिंगला अध्यापन म्हणतात. तर मायक्रो टीचिंग म्हणजे सूक्ष्म अध्यापन. सूक्ष्म अध्यापन म्हणजे एकदम बारीक बारीक गोष्टी ज्या असतात त्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या असतात. आणि जोपर्यंत आपण मायक्रो टीचिंग म्हणजे काय हे जोपर्यंत शिकत नाही, तोपर्यंत त्याचे स्किल आपल्याला आत्मसात होत नहीं। और एक बार हमने ये स्किल को इम्प्लीमेंट किए कि हम अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर एलन एंड हिज टीम, इन लोगों ने माइक्रो टीचिंग के ऊपर काम किया था, और 1963 में ये टेक्निक्स का उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अमेरिका में। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग का मीनिंग हम बाद में देखेंगे। तो माइक्रो टीचिंग का मीनिंग ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइक्रो टीचिंग में बहुत कम होते हैं। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट मीन्स हमारा जो पार्ट है, जो भी लेसन है, वो पूरा लेसन हमें यहाँ पर पढ़ाना नहीं है। सबसे पहले हम कंटेंट, टाइम और स्टूडेंट्स, ये तीन जो चीजें होती है, इनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले है कि कंटेंट कितना होना चाहिए। तो कंटेंट जो भी आप सिलेक्ट करते हो, तो उसका 5 मिनट में फिनिश होना चाहिए, उतना ही कंटेंट हम माइक्रो टीचिंग में लेते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं, तो 5 6 से लेके 10 स्टूडेंट्स तक हम वो क्लास में ले सकते हैं। और टाइम है, टाइम 5 मिनट का या 6 मिनट का ले सकते हैं। यानी टाइम, कंटेंट और स्टूडेंट, ये जो इसको हम माइक्रो कहते हैं। तो कम टाइम में, कम कंटेंट में और कम बच्चों के सामने जो पढ़ाते हैं, और स्किल का भी, कंटेंट और स्किल, कोई भी एक स्किल के ऊपर हम ये माइक्रो टीचिंग का लेसन लेते हैं, उसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। अब ये माइक्रो टीचिंग का बेनिफिट क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का बेनिफिट ये है कि जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, तो हर एक स्किल का डिटेल में हमें पढ़ना है, या कैसे होता है स्किल, उसके कंटेंट क्या होते हैं, और उसका बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, उसको हम पहचान पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और हर एक स्किल अपने अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम पूरे स्किल्स का अध्यापन या अभ्यास नहीं करते, तब तक हम अच्छा टीचर नहीं बन सकते हैं। और माइक्रो टीचिंग स्किल से क्या होता है कि टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर को जो अनुभव आता है, वो अनुभव काफी समय तक उनके लिए अच्छा होता है। अब माइक्रो टीचिंग जब लेते हैं, तो सबसे पहले होता है उसका साइकिल। तो साइकिल में क्या क्या चीजें आती है, ये हम देखेंगे। माइक्रो टीचिंग जब हमें पढ़ाना होता है, तब उसका एक लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। तो लेसन प्लान कैसे तैयार करते हो, लास्ट वाली पीपीटी में है, वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहला होता है टीचर्स एक्टिविटी।
यानी टीचर को माइक्रो टीचिंग क्लास लेते समय क्या करना चाहिए। और सेकंड पार्ट होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो जब टीचर कोई भी एक्टिविटी करता है तो स्टूडेंट्स का उनके बाद क्या रिप्लाई आता है या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के कॉलम में आपको लिखना है। तो ये माइक्रो टीचिंग का भी हमें प्लान पहले क्यों करना है। तो प्लान करने का एक बेनिफिट ये होता है कि हमें माइक्रो टीचिंग का जब लेसन लेते हैं तो एक्चुअल में क्या करना है उसका अगर हम प्लान करते हैं, कोई भी चीज हमें अगर करनी है और हम प्लान करते हैं तो वी विल बी सक्सेसफुल। अगर हम कोई इमारत बांधते हैं या बिल्डिंग बांधते हैं तो उसका पहले मैप तैयार करते हैं। तो मैप तैयार क्यों करते हैं कि हमें कैसी बिल्डिंग बांधना है, क्या करना है, कौन सी टाइल्स लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, और उस हिसाब से अगर मैप तैयार करते हैं तो हमारी बिल्डिंग अच्छी बन सकती है। तो ये माइक्रो टीचिंग का प्लान भी वैसे ही होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, क्या क्या डिवाइसेस यूज करने हैं, उसका हम प्लान अगर तैयार करते हैं तो हमारा लेसन अच्छे से अच्छे हो पाएगा। उसके बाद वाली स्टेप है टीच की। हमने सबसे पहले क्या किया, माइक्रो लेसन प्लान किया। प्लान करने के बाद जो भी क्लास है, क्लास में स्टूडेंट जो है वो रहेंगे 8 से 10। उसके बाद 5 मिनट ही आपको पढ़ाना है। और पढ़ाने के बाद इसमें और एक फैसिलिटी होती है टीच और रीटीच की। ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो प्लान तैयार करते हैं। माइक्रो प्लान तैयार करने के बाद उसका टीचिंग होता है। टीचिंग के बाद वाली जो स्टेप है वो है फीडबैक। तो हम जब पढ़ाते हैं तो सामने में जो स्टूडेंट बैठते हैं वो हमारे ही कलीग होते हैं। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे कलीग फीडबैक देंगे हमको इमीडिएटली, यानी जैसे ही हमारा 5 मिनट का क्लास खत्म होता है तो हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, हम कहाँ कहाँ रॉन्ग हुए हैं, और हमने हमने क्या अच्छा किया है वो भी बताते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो पहले इसमें टीचिंग में जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब रीटीच होता है तो रीटीचिंग में उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। इसलिए साइकिल में सबसे पहले प्लान करना, प्लान के बाद टीचिंग करना, टीचिंग के बाद फीडबैक करना, फीडबैक होने के बाद फिर से रीप्लान करना है आपको। माइक्रो टीचिंग का जो पहले प्लान किया था अगर उसमें फीडबैक में कोई मिस्टेक आती है या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो अपने कलीग बताएंगे। उसके बाद वही प्लान को रीप्लान करना है। रीप्लान के बाद फिर से उनको रिटीच करना है। इससे क्या होता है कि पहले जब हमने टीचिंग किया था और जो भी गलतियां की थी वो नेक्स्ट टाइम जब रिटीच होता है तो उसमें गलतियां कम होती है। और ऐसा करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक भी गलती नहीं करते। और फीडबैक भी, जब पहले फीडबैक आया था तो फीडबैक में जितनी गलतियां निकली होंगी वो नेक्स्ट टाइम का जो सेकंड वाला फीडबैक होता है री फीडबैक, तो उसमें उतनी गलतियां होती नहीं है। तो सबसे ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग साइकिल में। इसको साइकिल क्यों कहते हैं कि ये रिपीटेडली होता है। प्लान करना, टीच करना, फीडबैक करना, उसके बाद रीप्लान करना, रीटीच करना और री फीडबैक करना। और हर एक स्किल का अलग अलग आपको माइक्रो टीचिंग प्लान तैयार करना होता है। उसके बाद ही हम लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? पूछ पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। हेलो। येस सर येस आवाज येतोय आहे. आवाज पार्टिसिपेंट्स येतो का? आपको कुछ डाउट होगा तो बीच बीच में पूछिए क्योंकि आज और कल का सेशन कनेक्टेड है और आपको 10 मार्क के लिए लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। तो कल जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे तो ये स्किल्स को आपको यूज करते हुए वो सारी चीजें बनानी है। तो जहां पे भी आपको नहीं समझेगा वहां पे आप पूछिए सर को। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। सर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मैडम। और एक बात इंपॉर्टेंट जो भी मैम ने बताई है कि लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लान जो कल वाले सेशन में हम देखेंगे, तो लेसन प्लान जो होगा वो यही माइक्रो टीचिंग स्किल के बेसिक पे होगा। अगर माइक्रो टीचिंग स्किल आपको अच्छे से समझ में आई तो आप लेसन प्लान क्लियरली और डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश भी करो। एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग।
ये माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या है या फिर इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहली विशेषता ये है इसकी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें कम होते हैं। यानी मान लो हम हमारे क्लास में जब हम 45 मिनट या 1 आवर का अगर क्लास लेते हैं तो उसमें 45-60 तक बच्चे आते हैं। बीएड के क्लास में पहले 50 और 100 बच्चे थे। तो अभी माइक्रो टीचिंग के क्लास में बच्चों को हमने कम कर दिया है। 60 बच्चे अगर हमारे क्लास में है तो 60 को डिवाइड करते हैं 5-6 ग्रुप में, तो 10-10 बच्चे भी आते हैं। तो सबसे पहला ये है कि माइक्रो टीचिंग का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सबसे कम होता है। उसके बाद जो टॉपिक होता है कंटेंट, वो कंटेंट भी हम कम करेंगे। मान लो अगर कोई पोएम है या कोई लेसन हमको पढ़ाना है तो पूरे की पूरी पोएम हम माइक्रो टीचिंग में पढ़ाएंगे नहीं। सिर्फ एक आधा स्टैंजा या एक आधा पैराग्राफ या एक आधी थीम या एक आधा ग्रामर का कोई तो भी पोर्शन उतना ही लेना है हमें जितना 5 मिनट में वो खत्म हो सके। उसके बाद कोई भी एक ही टीचिंग स्किल के ऊपर, माइक्रो टीचिंग के ऊपर आपको ये प्लान करना होता है और पढ़ाना होता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि इसमें इमीडिएटली फीडबैक देना होता है। यानी कोई भी मिस्टेक अगर हम करते हैं तो टीचिंग का प्लान खत्म होते ही हमारा क्लास होने के बाद तुरंत बाद हमको बताते हैं, तो करेक्शन के लिए वो सबसे इजी होता है। अभी और इसमें और एक फैसिलिटी है जो हमने साइकिल में भी देखा था कि इसमें रीप्लान कर सकते हैं, रीटीचिंग भी कर सकते हैं और रिव्हॅल्युएशन भी कर सकते हैं और खुद का भी त्याला मराठीमध्ये आत्मचिंतन म्हणतात, इंट्रोस्पेक्शन। म्हणजे पहिल्या वेळी जेव्हा मी शिकवलं होतं तर पहिल्यांदा शिकवलं तेव्हा माझ्या हाताने काय मिस्टेक झाल्या आणि सेकंड टाइम मी जेव्हा शिकवलं तेव्हा माझ्या हाताने काय मिस्टेक झाल्या, याचं जेव्हा आपण आत्मचिंतन करतो तेव्हा आपल्या चुका आपल्याला समजतात आणि नंतर नेक्स्ट जेव्हा आपण क्लास होतो तर त्या चुकांची दुरुस्ती करत करत आपण परफेक्ट टीचर चांगल्या प्रकारे बनू शकतो। नेक्स्ट पॉइंट आहे आता स्किल्स ऑफ मायक्रो टीचिंग। आता हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की स्किल्स नेमके किती आहेत। मित्रांनो, मायक्रो टीचिंग स्किल्स ह्या खूप आहेत आणि तेवढ्याच टीचिंग स्किल आपण 1 तासात किंवा 1.5 तासात शिकवू शकत नाही। तर आपण मिनिमम आज या सेशनमध्ये 9 मायक्रो टीचिंग स्किल्स कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर तुमच्यापैकी कोणाला सांगता येईल का की कोणकोणत्या मायक्रो टीचिंग स्किल्स आहेत? सांगता येईल? एनीवन प्लीज? सर इंट्रोडक्शन आहे, एक्सप्लेनेशन आहे, ब्लॅकबोर्ड रायटिंग आहे, व्हेरियस स्टिम्युलेशन आहे, क्वेश्चनिंग आहे, क्वेश्चनिंग अँड आन्सरिंग स्किल, त्याच्यात प्रबलन जे आहे ते आहे, दृकश्राव्य साधनांचा वापर। व्हेरी गुड मॅडम, थँक्यू 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 सो मच। चला आपण आता वन बाय वन घेऊ। सगळ्यात पहिलं स्किल आहे इंट्रोडक्शन। आता या इंट्रोडक्शनला नंबर 1 वर का बरं आपण टाकत असतो नेहमी, यानी इंट्रोडक्शन को सबसे पहले नंबर 1 पे हम इसलिए लेते हैं कि जब भी हम कोई भी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हमें वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही देना पड़ता है। आजकल सीनियर कॉलेजेस में जो प्रथा आई है, यानी पहले से ही है कि बहुत सारे प्रोफेसर जो है वो डायरेक्ट कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो हरबाट की त्याला मराठीमध्ये हरबाटची पंचपदी म्हणतात। तर पंचपदी जेव्हा पाहतो 5 ज्या स्टेप्स आहेत तर त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे ती इंट्रोडक्शनची। म्हणजे जोपर्यंत आपण त्या टॉपिकचं इंट्रोडक्शन करत नाही तोपर्यंत ती पाठाची चांगली सुरुवात होत नाही। तर सबसे पहले इम्पोर्टेंट वो होता है कि कोई भी टॉपिक लेने के पहले हमें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों का उनको क्या आता है, फिर वो प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके हमें अपना स्टेटमेंट देना होता है कि आज हम यह पाठ यह कविता ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। ये हम कल देखेंगे। तो सबसे पहला स्किल है ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को क्या करते हैं कैसे करते हैं वो सामने देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनिंग, कोई भी चीज को हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, उसके कंटेंट क्या है वो भी देखते हैं हम। उसके बाद है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना है, ये भी बहुत बड़ा स्किल है। उसके बाद है स्टिम्युलस व्हेरिएशन, त्याला मराठीमध्ये चेतक बदल कौशल्य म्हणतात। त्यानंतर रीइन्फोर्समेंट, प्रबलन, इलस्ट्रेशन, त्यानंतर डेमॉन्स्ट्रेशन, नंतर ब्लॅकबोर्ड रायटिंग आणि अचिव्हिंग क्लोजर। हे जे 9 कौशल्य आपण पाहत आहोत आता,
ये जो 9 स्किल है, ये 9 स्किल भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स है जो टीचर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। चलो अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के कंटेंट क्या क्या है। अगर हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 5 मिनट के लिए माइक्रो टीचिंग में लेते हैं, तो माइक्रो टीचिंग के लिए अगर इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर 5 मिनट हमें पढ़ाना है तो क्या क्या कंटेंट आने चाहिए। तो उसमें पहला कंटेंट है अट्रैक्टिव बिगिनिंग। ये सबको ध्यान से सुनना है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम क्लास में जाते बराबर हमें इंट्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले करना है अट्रैक्टिव बिगिनिंग। अभी अट्रैक्टिव बिगिनिंग का मीनिंग क्या होता है। तो अट्रैक्टिव बिगिनिंग मीन जैसे ही हम क्लास में एंटर हुए, तो एंटर होने के बाद हमें चेहरे पे स्माइल देके बोलना है कि बच्चों आज हम यह पार्ट पढ़ेंगे, टॉपिक नहीं। तो और कुछ तो भी ऑडियो विजुअल एड्स या कुछ तो भी उनके लिए नया होना चाहिए जो बच्चे देखने के बाद उनमें क्यूरियोसिटी जागृत हो और उनको कुछ तो भी ऐसा लगे कि सर या मैडम आज कुछ तो भी नया बताने वाले हैं। उसके बाद हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा बोलने का टोन, और उसके ऊपर ही बच्चे जो है उनको लगता है कि कुछ तो भी हटके आज मिलने वाला है, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव बिगिनिंग। और टॉपिक को नयापन जब हम देते हैं तो उसके लिए भी पहले प्लान तैयार करना पड़ता है कि हमको क्या करना है। उसके बाद है स्टेटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। अभी इंट्रोडक्शन करते समय जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो ये टॉपिक बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें स्टार्टिंग में ही बताना होता है। देखो अभी मैंने 2 मिनट के पहले आपको कहा था कि ये जो आज का सेशन है ये सेशन के ऊपर ही कल का सेशन है। यानी इसका मतलब ये है कि आज अगर हम अच्छे से माइक्रो टीचिंग स्किल का सेशन करते हैं तो कल हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट। वैसे ही जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जो भी हमारा टॉपिक होता है, तो टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है जब तक हम बताते नहीं बच्चों के कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने वाले हैं, तब तक वो बच्चे ध्यान से सुनते नहीं। और हम भी बीच बीच में बच्चों को वार्न करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करो, वो इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करो, ऐसी बार बार सूचनाएं देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपने टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद है मैक्सिमम यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। जब इंट्रोडक्शन जब कोई भी टॉपिक का करना है तो उसके पहले बच्चों को क्या आता है ये भी चेक करना आवश्यक है। ठीक है। मान लो अभी कोई वनस्पतियों का अगर लेसन हम ले रहे हैं, तो बच्चों को वनस्पतियों के बारे में, ट्रीज के बारे में क्या क्या पता है ये हमें क्वेश्चन के जरिए या स्टोरी के जरिए या जो जो भी डिवाइसेस होंगे आपके उसके जरिए आपको उनका प्रीवियस नॉलेज जो होता है वो चेक करना पड़ता है कि पहले बच्चों को क्या क्या आता है। फॉर एक्झाम्पल वर्गामध्ये समजा आपल्याला विद्यार्थ्यांना भागाकार शिकवायचा आहे। ठीक आहे, तर भागाकार शिकवायचा आहे तर डायरेक्ट त्याला भागाकार कसा करतात हे आपण शिकवणार नाही। अगोदर विद्यार्थ्यांना हे विचारणार की तुम्हाला पाढे येतात का, मग ते विद्यार्थी म्हणतील हो। टेबल्स अगर उनको याद है, उसके बाद पूछते हैं आपको सम्स आते हैं क्या, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, हे जर त्यांना येत असेल तर अगोदर यावर त्यांना प्रश्न विचारता येईल किंवा त्यांच्याकडून काहीतरी करता येईल। त्याला ब्लॅकबोर्डच्या समोर घेऊन त्याला चॉक आणि पेन घेऊन प्रत्यक्ष कृतीतून त्याला प्रेझेंटेशन त्याच्याकडून करून घेता येईल की तू पहिले करून दाखव। म्हणजे जर त्याला बेरीज वजाबाकी गुणाकार येत असेल तर त्याच्यानंतर आपण त्याला भागाकार शिकवू शकतो। याचा अर्थ हा की कुठलाही टॉपिक जेव्हा आपण घेतो तर कुठलाही टॉपिक घेत असताना त्या टॉपिकच्या अगोदर त्या विद्यार्थ्याला काय नॉलेज आहे, प्रिव्हियस नॉलेज, ते आपल्याला चेक करून इंट्रोडक्शन करावं लागते। त्यानंतर आहे लिंकिंग इंट्रोडक्शन विथ द टॉपिक। म्हणजे तुमचा जो काही टॉपिक आहे त्याचा संबंध तुमच्या इंट्रोडक्शनशी व्हायला पाहिजे। म्हणजे त्या दोघांचंही लिंक होणं खूप आवश्यक असते। आता उदाहरणामध्ये समजा तुम्हाला संसद हा टॉपिक शिकवायचा आहे आपल्याला, संसद, भारताची संसद, पार्लमेंट, हा जर टॉपिक आपल्याला शिकवायचा आहे तर आपण डायरेक्ट असं म्हणायचं नसते की विद्यार्थी मित्रांनो आज मी तुम्हाला संसद हा टॉपिक शिकवणार आहे। हे केव्हा म्हणायचं असते, इंट्रोडक्शन संपेल
त्याच्या शेवटची जे स्टेटमेंट असते हे शेवटचं स्टेटमेंट असते. आज आपण काय शिकणार आहोत त्याच्या अगोदर जे काही बोलतो आपण, जे काही प्रश्न विचारतो ते असते इंट्रोडक्शन. तर जर संसद हा टॉपिक जर मला शिकवायचा आहे तर मी विद्यार्थ्यांना काय अगोदर विचारणार की आपल्या भारतामध्ये केंद्रामध्ये कोणकोणते सभागृह आहेत. मग विद्यार्थी सांगतील, एक लोकसभा म्हणेल, कोणी विधानसभा म्हणेल, कोणी राज्यसभा म्हणेल. तर जे कोणतं आन्सर राहील मग टीचर काय करेल की त्याला रिकरेक्ट करेल किंवा आन्सर देईल की लोकसभा हे भारतातील केंद्रातील एक सभागृह आहे संसदेचं. ठीक आहे. तर त्यानंतर त्याच्यामध्ये पुन्हा प्रश्न विचारेल की लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यामध्ये वरिष्ठ सभागृह कोणता आहे. मग ते विद्यार्थी आपल्याला उत्तर सांगतील की वरिष्ठ सभागृह हे आहे, ते आहे. आणि त्याच्यानंतर असं करत करत एक एक प्रश्न विचारण्यात येईल. शेवटचा माझा जो प्रश्न राहील तो हा राहील की लोकसभा आणि राज्यसभा हे जेव्हा एकत्र काम करतात तर यांना काय म्हणतात. मग विद्यार्थ्याचं उत्तर राहील की त्याला संसद म्हणतात, कारण संसदेचे 2 सभागृह आहेत, एक लोकसभा आणि राज्यसभा. तर विद्यार्थ्यांचं शेवटचं जे आन्सर राहील लोकसभा आणि राज्यसभा यांना संसद म्हणतात, तर मग टीचरचं जे सेंटेन्स असते त्याला स्टेटमेंट ऑफ एम म्हणतात. ते त्याचं स्टेटमेंट असते की तर आज आपण संसद हा टॉपिक पाहणार आहोत. हे झालं स्टेटमेंट ऑफ एम. म्हणजे विद्यार्थ्याचं प्रिव्हियस नॉलेज आणि आपलं इंट्रोडक्शन आपल्या टॉपिकला लिंक करणं खूप आवश्यक असते. आपण जे जे प्रश्न विचारले किंवा एखादी स्टोरी जर सांगितली असेल तर ती स्टोरी आणि तुमचा टॉपिक एकदम लिंक व्हायला पाहिजे. पुन्हा एक मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो. समजा एक चांगला राम सर, हा मॅडम. हिंदी हिंदी यूज कराल. ओके मॅडम, ओके. हाँ, क्योंकि एक मैसेज आया है, वो मैडम बाहर के है ना, तो उनको मतलब मराठी तो थोड़ा थोड़ा समझता है, अच्छा बट अच्छा, शी इज आस्किंग फॉर हिंदी. ठीक है ठीक है. और एक इसमें एग्जांपल दूंगा मैं कि अगर कोई लेसन है सच्चा मित्र. सच्चा मित्र ये टॉपिक का नाम है हमारा, और उसके ऊपर अगर हमें इंट्रोडक्शन करना है तो मैं क्या क्या करूँगा, एखादी स्टोरी बच्चों को बताऊंगा. फिर मैं बताऊंगा राम और श्याम 2 फ्रेंड्स थे, फिर वो एक बार जंगल में गए, फिर जंगल में शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया, तो राम ने श्याम की जान बचाई, तो राम ने श्याम की जान बचाई और दोनों घर तक वापस आए. तो ये स्टोरी बताने के बाद बच्चों को पूछूंगा मैं कि राम और श्याम ने एक में की जान बचाई या राम ने श्याम की जान बचाई, तो इनको हम क्या क्या बोल पाएंगे कि उनकी जो मित्रता थी वो कैसी थी. फिर बच्चे बताएंगे कि वो सच्चे मित्र थे. तो ये लास्ट वाला जो आंसर होता है इंट्रोडक्शन का, वो अपना टॉपिक होना चाहिए, उसको बोलते हैं अच्छा इंट्रोडक्शन. फिर टीचर क्या कहेंगे, तो आज हम सच्चा मित्र यह पाठ पढ़ने वाले हैं. तो जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. इंट्रोडक्शन का लास्ट आंसर जो होता है वो हमारा टॉपिक होना चाहिए. उसके बाद है यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस. अभी इंट्रोडक्शन जो हम लेते हैं तो इसकी अलग अलग पद्धतियां होती है, अलग अलग डिवाइसेस भी ले सकते हैं. क्वेश्चन आंसर करके भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, एक आधी स्टोरी बता के भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. हर एक प्रकार के जो डिवाइसेस होते हैं उनको शो करके भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. एक आधी डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे निकाल के भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. बहुत सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी दिखा के इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. मान लो हमें कंप्यूटर बताना है या कंप्यूटर हमारा टॉपिक है, तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हम क्लास में लेके जाएंगे और बच्चों को इंट्रोडक्शन में पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है. ऐसा कर करके भी हम बच्चों को इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. अभी उसके बाद का टॉपिक है मेंटेनिंग कंटिन्यूटी. जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यू आना चाहिए यानी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए. स्टोरी हो, क्वेश्चन हो कि डिवाइसेस हो या और भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन आप कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी जो क्वेश्चन पूछते हो आप, तो क्वेश्चन भी एक में को रिलेटेड ही होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं, उनका भी एक ये होता है, लिंक होता है, और कंटिन्यू उसके ही सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन पूछना है. उसके बाद है रिलीवेंट स्टेटमेंट. जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि
जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए अपने टॉपिक के अनुसार। जो भी हमारा टॉपिक है उसके अनुसार हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होता है कि इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला जो आंसर है जो बच्चे देंगे, तो वो लास्ट वाला आंसर ही अपना स्टेटमेंट ऑफ एम होना चाहिए। तो आज हम यह पार्ट पढ़ाने वाले हैं या यह पार्ट लेने वाले हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। कल के लेसन प्लान में सेकंड स्टेप यही रहेंगी, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम का मीनिंग यही होता है कि आज जो भी हम लेसन लेने वाले हैं उसका स्टेटमेंट आपको बोलना पड़ता है क्लास में बोलना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद है राइटिंग द टाइटल। अब जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो बोलने के बाद ही आपको ब्लैक बोर्ड पे टाइटल लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप क्लास में गए, क्लास में सब्जेक्ट का नाम लिखे, सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद इंट्रोडक्शन दो। जो भी टॉपिक आपके मन में है उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। टॉपिक सबसे पहले लिखना नहीं है आपको। टॉपिक कब लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ एम की प्रोसीजर होने के बाद, जब हम बोलते हैं उसके बाद ही आपको टाइटल ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन का। अभी उसके बाद है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अभी एक्सप्लेन क्या होता है कि कोई भी चीज हम एक्सप्लेन कब करते हैं कि जब कोई भी चीज इजीली अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसमें सबसे तीन जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ, व्हाई एंड व्हाट। एंड एक्सप्लेन कब करना है कि हाउ एंड कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद व्हाई, क्यों हुआ। अगर कोई भी घटना या इंसिडेंट होता है तो वो क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ, कंटेंट। तो इनको अगर एक्सप्लेन करना है तो उनके भी कंटेंट है, कैसे एक्सप्लेन करना है उसके भी बहुत सारे कंटेंट है। देखते हैं अभी एक 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 एक। उसका है प्री एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। प्री एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है, जो अभी हमने इसके पहले देखा है कि जो भी हमें चीज एक्सप्लेन करना है तो उसके पहले हमें क्या करने वाले हैं ये स्टेटमेंट बताना होता है। उसके बाद है यूज ऑफ एग्जाम्पल रूल। एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज हमें बच्चों को एक्सप्लेन करनी है तो उसका सबसे अच्छा मेथड है कि एग्जाम्पल्स बताओ। जितने एग्जाम्पल्स हम बताएंगे, और मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो खुद के अगर रहेंगे तो अच्छा है। बाकी लोगों के, बाहर के लोगों के या बाकी लोगों के एग्जाम्पल बताने से अच्छा है खुद के अनुभव अगर शेयर करते हो आप बच्चों के साथ, तो वो मोर बेनिफिशियल होते हैं। अभी एग्जाम्पल रूल एक्झाम्पल यानी नियम, उदाहरण नियम म्हणतात त्याला मराठीमध्ये। मान लो हमें न्यूटन का रूल अगर बताना है कि कोई भी चीज ऊपर अगर फेंकते हैं तो वो नीचे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया रूल कि कोई भी चीज अगर हम आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आते हैं, ये हो गया रूल। अभी ये हो गया रूल। तो हमको उनका एग्जाम्पल अगर बताना है तो आप बच्चों को बता सकते हो, आप कोई भी चीज आकाश में फेंक के देखो तो वो नीचे आएंगी। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आप बच्चों को रूल्स और उसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स आप बताओगे उतना बच्चों को अलग अलग लेवल में समझ में आता है। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी लिंक्स। जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी लिंक होना भी आवश्यक है। एंड टॉपिक को छोड़ के आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर नहीं सकते, नहीं तो फिर टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और आप उनको संसद का बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है उसकी भी एक लिंक होना आवश्यक है कि टॉपिक से भटके नहीं। कि क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान कहीं और अट्रैक्ट होता है। उनको ये लगता है कि टॉपिक कौन सा है और सर और मैडम क्या बता रहे हैं, इसलिए वो लिंक होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन के लिए ऑडियो विजुअल एड्स। मान लो मैं अगर ये जो भी मैंने पीपीटी तैयार किया है, तो पीपीटी क्यों तैयार किया है कि आपको ऑडियो विजुअल एड्स का यूज होना चाहिए। उससे क्या होता है कि मैंने अगर पीपीटी नहीं तैयार की होती, मैं अकेले ने अगर पूरा समझा के बताया होता, तो एक समय के बाद आप मेरा सुन सुन के बोर होते हो। उसके बाद इच्छा नहीं होती सुनने की। लेकिन आपकी आंखें अगर स्क्रीन की तरफ है और कुछ दिखने को मिल रहा है, कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो आपका सेंस जो है, सेंसेस, वो एट ए टाइम 2 या 3 सेंसेस आपके जागरूक होते हैं। और उससे जो भी
नॉलेज हम गेन करते हैं वो इटरनल होता है। तो नॉलेज गेन करने के लिए और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। और उससे ये कब करना है आपको, आपके टॉपिक के अनुसार, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसके लिए कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है, कौन से वीडियोस है, कौन से चार्ट्स है, कौन से मॉडल्स है, उन सबका यूज करके आप बच्चों को एक अच्छा प्लान, अच्छा पाठ पढ़ा सकते हो। इसके लिए टीचर को बहुत सारी मेहनत करना होता है। अभी उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल पे आप अगर सर्च करते हो तो आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी पीपीटीज है, उनका हम डायरेक्ट लिंक भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, या क्लास में बच्चों को दिखा भी सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत सारा बेनिफिट बच्चों के लिए होता है। जो चीज हम एक्सप्लेन यानी सिर्फ ओरली एक्सप्लेन करते हैं, उससे अच्छा ऑडियो विजुअल एड्स कर पाते हैं। उसके बाद है फ्लुएंसी इन एक्सप्लेनेशन। जो भी चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी फ्लुएंसी भी होना चाहिए, लिंक भी होना चाहिए, और कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है, कौन से रूल के बाद कौन सा रूल एक्सप्लेन करना है, इसका भी फ्लुएंसी होना आवश्यक है। उसके बाद है क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। जो भी चीज हम बता रहे हैं उस वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, कोई भी संदिग्धता नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी लॉ हो या कोई भी स्टेटमेंट हो तो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन। अब आप लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थीम सुनी होंगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग की कंसेप्ट सुना है कई वर्ड? आंसर दो प्लीज। सोए है क्या? खाना खाने के बाद नींद भी आती है? आपका लंच हुआ होगा अभी? ब्रेन स्टॉर्मिंग हाँ की सर, कंसेप्ट, हाँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ऐसा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस क्रिएट करना जिसमें बच्चों को सोचने के ऊपर थोड़ा सा यानी ज्यादा सोचना पड़े, क्रिटिकली कंडीशंस को क्रिएट करना और उनको सोचने एब्सोल्युटली के लिए राइट, मजबूर करना, यानी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब ये यूज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन क्यों क्यों पूछते हैं हम, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर टीचर देंगे तो बच्चों को लगता है सब मिल रहा है अपने को, लेकिन बच्चों को ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए वक्त भी देना पड़ता है, उनके क्या आंसर है और सोचने के लिए भी उनको टाइम देना बहुत आवश्यक होता है, ताकि उनको भी, उनके भी ब्रेन में बहुत सारी कंसेप्ट आए, उनका भी ब्रेन काम करे, अलग अलग आइडियाज आए, और कौन से क्वेश्चन के आंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर टीचर को देना आवश्यक नहीं होता। उसके बाद है प्लान रिपीटेशन। मैंने इसके पहले भी रिपीटेशन किया है, और रिपीटेशन क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको, लोग भी पता होगा। ये प्लान रिपीटेशन ये होता है कि कोई भी चीज जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करते टाइम जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम बार बार बताते हैं बच्चों को, कि ये आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखो, अंडरलाइन करो, नोट डाउन करो। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं हमारे, ये स्टेटमेंट बहुत आवश्यक होते हैं। और रिपीटेशन हर एक चीज का नहीं करना है। अगर मान लो हमने 30 मिनट या 45 मिनट का पाठ लिया है, लेसन क्लास लिया है, तो पूरा 45 मिनट का हमें रिपीट नहीं करना है। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वही चीजें रिपीट करना है, उसको बोलते हैं प्लान रिपीटेशन। ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट इवेंट्स एंड आइडियाज। तो एक्सप्लेनेशन की जो स्किल होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी आइडियाज आप बताते हो, जितने भी कंसेप्ट आप बताते हो, वो एक में को रिलेशन में होना चाहिए, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरनल कुछ तो अटैचमेंट होना चाहिए। जो भी एग्जांपल्स आप यूज कर रहे हो वो आपके टॉपिक के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इजी टू हार्ड। अब इजी टू हार्ड का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को क्या आता है, उनकी लेवल क्या है। तो उनकी लेवल जितने तक है वहां से आपको स्टार्ट करना है, सामने से, यानी वहां से स्टार्ट करके जो हार्ड है, हार्ड की तरफ जाना है आपको। त्याला मराठीमध्ये म्हणतात सोप्याकडून कठीणाकडे, हे त्याचं सूत्र असते, फॉर्मूला असतो। सोप्याकडून कठीणास्तामध्ये अगर उसको सम्स आते हैं, सब्सट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, तो उसके बाद वाले जो प्रोसीजर है वहां तक हम जाएंगे।
यानी जो चीज बच्चों को आती है वहां से स्टार्टिंग करना है आपको, जो चीज नहीं आती वहां तक। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है नेक्स्ट स्किल, क्वेश्चनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ये, क्योंकि हम टीचर है, टीचर क्लास में जब भी जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर बहुत बार पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछना है, कब पूछना है, इसके भी कुछ रूल्स है या कंटेंट है, वो हमें देखना है। अब देखो, क्वेश्चन कोई भी पूछना है तो वो क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल, जो भी हम पूछते हैं उसका अर्थ निकालना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी लोग अपने ब्रेन को स्टॉर्म करो और उसका आंसर दो मुझे, और ध्यान से सुनो। इख्तिहार तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, ये मैंने स्टेटमेंट बोला है अभी। इख्तिहार तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, इसका मीनिंग मुझे बताओ। को, कोई भी बताओ, एक जन, दो जन बता सकते हो? हेलो, आवाज आई क्या मेरी क्लियर? यस सर। किसी को समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इख्तिहार तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, इसका मीनिंग क्या होता है? सर चैट बॉक्स मध्ये आहे डोंट नो. इख्तिहार तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, जब इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बता देना, मुझे भी पता नहीं है इसका मतलब। सर यार, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका मीनिंग होना आवश्यक है। जो मैंने बताया या जो मैंने पूछा उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर कोई मीनिंग नहीं है तो उसका आंसर बच्चे क्या देंगे? इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका मीनिंग होना बहुत आवश्यक है, और मीनिंग के साथ ही क्वेश्चन पूछना पड़ता है ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है। आफ्टर दैट, रिलीवेंट, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों को, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना अलाउ क्लास में नहीं है। हाँ, क्लास के टॉपिक रिलेटेड है तो ही आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर टॉपिक अलग होता है और क्वेश्चन अलग होता है। आफ्टर दैट, क्लियर एंड प्रिसाइज। पहला जो वर्ड है इसमें वो है क्लियर। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो एकदम क्लियर, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बच्चों को समझ में आए ऐसा। और प्रिसाइज, शॉर्ट में होना चाहिए। शॉर्ट में, कोई भी लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें सब क्वेश्चन दो तक ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। उसमें दो सब क्वेश्चन, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है और उसके बाद है इम्प्लीकेशन। अब इसकी जगह पे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या है, ये चारों सब क्वेश्चन को एक साथ अगर मैं पूछता हूँ तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन अगर है तो वो वन सेंटेंस में आना चाहिए। अगर मिडल क्वेश्चन है तो एक दो लाइन में, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो, लेकिन सब क्वेश्चन भी दो के ऊपर उसमें नहीं आना चाहिए। उसके बाद है ग्रामेटिकल करेक्टनेस। अभी ग्रामेटिकली जो इंग्लिश लोग बोलते हैं बहुत से, तो मैंने देखा है, बहुत बार ऑब्जर्व किया है। अच्छे अच्छे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनमें एक मिस्टेक मैंने पाई है, वो आजकल इंग्लिश में हिंदी का ना बोलते हैं। यानी मान लो, अभी अभी अगर मुझे बोलना है कि इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो ये हो गया क्वेश्चन का सही तुरुप, इज इट पॉसिबल और क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन पूछने का टोन भी ऐसा होना है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, ऐसे हमें पूछना है। लेकिन आजकल लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज पॉसिबल ना। अब ये मुझे ना कहाँ से आया, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये ना कहाँ से आया। यानी इंग्लिश के बाकी के वर्ड बोलते हैं, इट इज पॉसिबल ना। अब ये असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम सकारात्मक बोल रहे हैं, असर्टिव बोल रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट है, इज इट इज पॉसिबल,
तो ये हो गया स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल। अगर हमें इसको क्वेश्चन में करना है तो इज इट पॉसिबल आएगा। और ऐसे ग्रामेटिकल करेक्टनेस अगर हम ब्लैक बोर्ड में इनकरेक्ट अगर सेंटेंस बोलते हैं तो वही आदत या वही संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ते हैं। हम जिस टाइप में बोलते हैं, जैसे टोन में बोलते हैं, वैसे ही ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हमारे बच्चे भी करेंगे। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो ग्रामेटिकली करेक्ट पूछना है बच्चों को। जो भी हम गलतियां करते हैं वही सेम गलतियां हमारे बच्चे करेंगे। अभी मोस्ट ऑफ लोग जो है, कितनी बार मैं अपने बच्चों को भी पूछता हूं मैं, डेफिनेशन की स्पेलिंग 99% लोग ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स गलत लिखते हैं। एक आधा ही होता है जो डेफिनेशन की स्पेलिंग एक्यूरेट लिखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे अगर हमने ही गलत लिखा तो हमारे बच्चे भी गलत लिखेंगे। इसलिए लेसन प्लान लिखना और चेक करना आवश्यक होता है कि ताकि हमारी गलतियां समझ में आ सके, हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। उसके बाद है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मैंने अभी बताया प्रिसाइज में कि आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन का कंटेंट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंटेंट नहीं आना चाहिए। आफ्टर दैट इंक्लूजन ऑफ लो मिडल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन। आपका जो भी टॉपिक है तो आपके टॉपिक में आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहला लो, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक्स है, जोड़ियां लगाओ है, या फिर वन लाइन का सेंटेंस होता है, क्वेश्चन होता है, वो भी पूछ सकते हो। जिसका आंसर वन वर्ड में आए वो हो गया लो। उसके बाद मिडल जो है कि 3-4 लाइन में क्वेश्चन लिखो। उसके बाद हायर ऑर्डर, इस पद्धति का विश्लेषण कीजिए, संश्लेषण कीजिए, ऐसे जो होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका जो टॉपिक है, आपके टॉपिक के अनुसार तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको बच्चों को पूछना है। उसके बाद है गेटिंग अटेंशन बिफोर आस्किंग। जब भी आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक बच्चों को क्लास में खड़ा करते हैं। सांग रे बाबा तू राम लखन हो उभा, आणि उभा करून मग त्याला प्रश्न विचारतात। तो ये जो तरीका है ये क्वेश्चन पूछने का रॉन्ग तरीका है। किसी भी स्पेसिफिक बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन कभी नहीं पूछना पड़ता। सबसे पहले क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछने के पहले सबको अटेंशन करने के लिए बोलो कि मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान दो इधर। उसके बाद ही क्वेश्चन करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं रहता, तो उनको समझ में नहीं आता। तो मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे असं म्हटल्यावर सभी स्टूडेंट जो है आपकी तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने के बाद और एक है कि आंसर के लिए आपको बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है। मान लो 60 बच्चे क्लास में है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया और पूछे बराबर अगर पूछा उनको तू सांग आप बताओ, तो ऐसा नहीं करना पड़ता। उनको सोचने के लिए कम से कम 2 मिनट का टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक बच्चे को खड़ा करके उसका आंसर पूछ सकते हो। उसके बाद है क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी आपका टोन है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना आवश्यक होता है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर नहीं है तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव टोन। क्वेश्चन का तरीका जो होता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो क्वेश्चन के अनुसार ही आना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन लगना चाहिए, क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस नहीं आना चाहिए। भारत की संस्कृति बताओ, भारत की संस्कृति का विश्लेषण करो। तो क्वेश्चन जब अगर पूछते हैं राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका टोन और पूछने का तरीका जो होता है वो इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस नहीं। उसके बाद है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ये है कि जो आपका टॉपिक है, टॉपिक के अलग अलग सब कंटेंट होते, जो भी कंटेंट होगा उसके सब अलग अलग 4 यूनिट होंगे या 3 यूनिट होंगे। तो 3 यूनिट के ऊपर पूरे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करना है।
किसी एक ही टॉपिक पे आपने क्वेश्चन निकाल लिया, क्वेश्चन पूछ लिया और बाकी के दो अगर आपने एस्केप किए तो ये रॉन्ग है। तो जो भी आपका टॉपिक है उसके पूरे टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछना है, सभी क्वेश्चन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद है टाइम गिवन टू आंसर। मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर के लिए उनको टाइम देना है। उसके बाद है री इन्फोर्समेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनिंग में ये री इन्फोर्समेंट। अब ये री इन्फोर्समेंट क्या है ये तो सामने की स्लाइड में है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। मराठी में प्रबलन बोलते हैं। अब री इन्फोर्समेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी बच्चे ने सही आंसर दिया या रॉन्ग भी दिया तो उसके बाद टीचर का रिएक्शन क्या रहेगा। अगर किसी बच्चे ने सही एक आधे क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको उसको फीडबैक या री इन्फोर्समेंट देना है। कैसे? पॉजिटिवली, वाह गुड, बढ़िया, वेल डन, अरे वाह वाह श्याम, आपने तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। बच्चों को कभी भी निगेटिव री इन्फोर्समेंट नहीं देना है, उनके ऊपर सायकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तुला तर काही येतच नाही, तू तू तर अभ्यासच करत नाही, तू तर नापास होशील 100%। ये जो सेंटेंसेस है ये कभी नहीं बोल, कभी टीचर ने बोलना नहीं चाहिए कि आप तो फेल होंगे, आपको कुछ नहीं आता, आप निकम्मे हो। ऐसी भी भाषा का प्रयोग कर कुछ टीचर लोग जो कि बराबर नहीं। बच्चों को भी निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, पूरा री इन्फोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वाह वाह, अगर वो बच्चा फेल भी हुआ या कोई भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसको ये बोलना चाहिए कि अरे इस बार तो 10 मिले आपको आउट ऑफ 20, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पक्का 15 मिल जाएंगे, विश्वास है मुझे। ऐसा अगर आप बच्चों को बोलते हो तो वो मन से पढ़ाई करेगा और उसका जो सिस्टम या उसका जो क्या बोलते हैं उसको स्कोर है वो स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दो। अभी री इन्फोर्समेंट की अलग अलग टेक्निक्स होती है। मैं जब चौथी में था तो मेरे एक टीचर थे, जुनघरे सर। तो उनका एक री इन्फोर्समेंट का तरीका जो था वो मुझे आज भी है याद। मैथमेटिक्स का क्लास था, तो मैथमेटिक्स क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स हमको देते थे वो क्या करते थे, जिसके भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे उनको जल्दी छुट्टी मिल जाएंगी। तो 4 बजे का जो हमारा स्पोर्ट्स का ब्रेक था, तो सबसे पहले मैं ही क्लास से बाहर आता था पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि सबसे मैंने पूरे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए और मैंने छुट्टी लेके मैं ग्राउंड पे गया। तो ये भी एक तरीका होता है री इन्फोर्समेंट का। और इससे क्या होता है कि हमें बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और टीचर को भी अच्छा लगता है और बाकी बच्चों को भी लगता है कि यार मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। उसके बाद है नंदी बैल प्रश्न, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात। हिंदी में उसको क्या क्या कह पाएंगे कि जैसे बैल अपनी मान गर्दन सिर पर हिलाता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछना है जिनके आंसर क्वेश्चन में हो। यानी मान लो एखादा क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली है ना, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, ऐसा क्वेश्चन हमें कभी नहीं पूछना है जिसका आंसर ही उसके क्वेश्चन में हो। समझ में आया था? यानी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं, आपने तो आज चिकन खाया होगा, चिकन खा के आए क्या आप आज, यानी जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका आंसर आपको क्वेश्चन में देना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी जी है क्या, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है। पूछना क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के वित्त मंत्री को कौन है, या जो जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका आंसर आपको देना नहीं है। अगर आंसर वही क्वेश्चन में है तो उसको बोलते हैं नंदी बैल कृष्ण, क्वेश्चन इंक्लूडिंग आंसर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को कभी नहीं बताने, क्योंकि वो तो सिर्फ हाई बोलेंगे या ना बोलेंगे, सिर्फ गर्दन ऐसी झुकाएंगे। तो ये हो गए क्वेश्चनिंग के स्किल्स। उसके बाद वाला स्किल है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर का रोल जो होता है वो सिर्फ वो कलाकार होता है। टीचर अगर कलाकार है तो बच्चे उनको 1 घंटा 1.5 घंटा सुनते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत ही बोर होते हैं। अभी स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है?
तो स्टिमुलस जो हमारे सेंसेस होते हैं, सेंसेस तो आप लोगों को पता ही होगा, 5 सेंसेस है शायद, आप लोगों को पता होगा, मुझे बता दो कौन कौन से है, तो कौन कौन से सेंसेस है, बता सकता है कोई? सर आईज, हाँ। स्किन, हम्म। nose, हम्म। ear, हम्म। and one more. I'm missing eyes, nose, skin, ear, and ये सर tongue, touch, tongue, taste, tongue. गुड गुड, वेरी गुड। तो ये 5 सेंसेस जो होते हैं, उनको हमने स्टिमुलेट करना है क्लास में। अगर मैं वन वे सिर्फ स्पीच दे रहा हूँ तो कोई भी बच्चा कब तक सुन पाएगा? 15 से 20 मिनट के ऊपर कोई भी कंसंट्रेट नहीं करता है। तो हमें अगर 1.5 घंटे का या 1 घंटे का क्लास लेना है तो उसमें कितना वेरिएशन लाना होगा, और उसमें बहुत सारे कंटेंट है, और हम कर भी सकते हैं वैसा। और उसके लिए क्या क्या आपको करना है बताता हूँ। सबसे पहला वेरिएशन है टीचर्स मूवमेंट। हम जब भी कोई क्लास में जाते हैं तो टीचर की मूवमेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। एक ही जगह पे या चेयर पे बैठ के अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे बोर होते हैं, उनका कंसंट्रेशन रहता नहीं, इसलिए टीचर्स का मूवमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। टीचर्स के मूवमेंट के पीछे का एक और उद्देश्य है कि बच्चे जब क्लास में लिखते हैं, अगर हम लोग डिक्टेट करते हैं तो क्लास में जब हम घूमते हैं तो कौन बच्चा कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या, पॉइंट्स उसने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए क्लास में मूवमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। और एक क्लास कंट्रोलिंग का भी एक तरीका होता है। अगर हम अपनी जगह से उठ के सामने में अगर क्लास में गए तो बच्चे थोड़े डरते हैं, उनको लगता है यार सर देख रहे हैं अभी, तो वो बराबर जो लिखने वाले बेंचर्स है, बैक बेंचर, वो भी लिखने के लिए तैयार होते हैं और कॉपी निकाल के लिखते हैं। अगर हमने एक ही जगह पे रहकर अगर पार्ट लिया, लेसन लिया, तो वो सुन नहीं पाते, या उनको लगता है सर तो कभी आएंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं, नहीं लिखा तो क्या क्या होगा। लेकिन टीचर्स की मूवमेंट बहुत ही आवश्यक होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो माइक्रो टीचिंग के स्किल है, जब हम पढ़ते थे बीएड में, तो अनावश्यक हालचाल भी करते थे हम लोग, यानी स्किल में दिया है टीचर्स मूवमेंट, तो कोई कारण ना होते हुए भी वो सर्कस में नहीं क्या शेर चक्कर मारते, उस टाइप के भी चक्कर मारते थे। फिर वो जो ऑब्जर्वेशन चार्ट होता है, जो माइक्रो टीचिंग का प्लान होता है, वैसा ही एक ऑब्जर्वेशन चार्ट होता है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन चार्ट में बच्चे लिखते थे फिर सबको कि अनावश्यक हालचाली नको, म्हणजे अगर जरूरत है तो ही आप क्लास में मूवमेंट करो, क्लास में चक्कर मारो, अगर जरूरत नहीं है तो घूमने की, बेवजह घूमने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है जेस्चर। टीचर के हाव भाव, एक फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। जो भी चीज आप बता रहे हो तो उसके भाव, उसके एक्सप्रेशन आपके चेहरे के ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो भाव आना चाहिए। अगर हम जंगल में गए, हमारे सामने अगर इत्तेफाक से ये आ गया, शेर आ गया, तो पहली जब आवाज निकलते तो क्या कैसे बोलते हम? अरे बाप रे, ऐसा बोलते। अगर कोई स्टोरी आपको बच्चों को बताना है, तो कोई स्टोरी अगर बच्चों को बतानी है तो वो स्टोरी की जो फीलिंग्स है, उसके जो भाव है, वो आपके चेहरे के ऊपर, आपकी आवाज में सभी तरफ आना चाहिए, तब जाके बच्चों को वो स्टोरी पूरी लाइव तैयार, यानी तैयार कर पाएंगे, वो फील करते हैं। अगर स्टोरी उस टाइप से आपने बताई तो उसका जो फीलिंग होता है, वो स्टोरी का फीलिंग लाइव बच्चों के सामने दिखता है, वो उसका जो इम्प्रिंट्स होता है वो एटर्नल होता है, चिरकाल, वो बच्चे कभी भी भूल नहीं पाते। मैं जब 12th में था तो एक पाटिल नाम के सर थे मुझे, तो वो जब हिस्ट्री का क्लास लेते थे, तो हिस्ट्री का क्लास जब लेते थे तो हमारे सामने शिवाजी से लेके पूरे लोग हमारे सामने होते थे। ऐसा लगता था कि वो शिवाजी अफजल खान की फाइटिंग चल रही है, और अफजल खान को भी वो शिवाजी महाराज मार रहे हैं। यानी इतना पूरा लाइव एग्जाम्पल, और उनका आवाज और उनके एक्सप्रेशन इतना इतिहास को पूरा
खड़ा करते थे क्लास में, तो उसको बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज की टोन और बात करने का ढंग, वो पूरा आपके वेरिएशन को डिपेक्ट करता है। उसके बाद है वर्बल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जब भी हम कोई क्लास लेते हैं तो मैं अकेला ही अगर बोलते जाऊंगा तो बच्चे सो जाएंगे। तो बीच बीच में बच्चों को आपको क्वेश्चन करना है, या क्वेश्चन करने के बाद उसके आंसर भी आपको लेना है, बच्चों को बोलने का चांस भी देना है। ठीक है। उसके बाद है चेंज इन स्पीच पैटर्न। अगर कोई पैथेटिक स्टोरी है, अगर कोई स्टोरी में हीरो जो होता है वो मर रहा है, तो उसकी जो फीलिंग है वो आपकी आवाज में आनी चाहिए, अरे रे वो अच्छा था। तो जब भी हम बोलते हैं तो हमारा स्पीच का पैटर्न जो होता है वो स्टोरी के हिसाब से या पढ़ाने के हिसाब से ये होना चाहिए। अब झांसी की रानी जो थी, तो उसने जो गर्जना की थी कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, अगर लो साउंड में बताया मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। अगर सेंटेंस वही जोर से अगर टीचर बोलता है कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों के में रोमांच तैयार करता है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंस वही स्पीच पैटर्न में बोलना पड़ता है, तब जाके वो पूरा वातावरण क्लास में तैयार होता है। अगर आपने एक ही पैटर्न में अगर क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया, और कुछ कुछ लोग ऐसे हुए कि बिल्कुल मोनोटोनस वही साउंड में वही आवाज में कंटिन्यू चलते हैं, ना आवाज कम होता है ना आवाज बड़ी होती है, दुख भी रहा तो भी वैसे ही बात करेंगे, आनंद की बात रहेगी, जोक्स भी रहा तो भी कभी हंसेंगे नहीं। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको पैटर्न चेंज करना है। उसके बाद है चेंज इन सेंसरी फोकस। जो अभी मैंने आपको बताया था, हम जब बच्चे थे तो हमारे प्राइमरी टीचर ने बताया था मराठी में, इसका शॉर्ट फॉर्म डोना काका जी। सेंसर जो है वो याद कैसे करना है, तो डोना काका जी करके बताए थे, वो वर्ड अभी भी याद है मुझे। तो अगर हम लोग कोई लैब में है, बायोलॉजी की लैब या कोई भी लैब रहे, अगर लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज बच्चों को खाने के लिए या टेस्ट करने के लिए अगर हम देंगे, तो उससे जो नॉलेज प्राप्त होता है वो चिरकाल होता है। कोई भी चीज हम अगर सूंघते हैं, तो वो जो स्मेल आएगा, जो भी उसका स्मेल आएगा, वो अगर करते हैं तो अपने सेंसेस में वेरिएशन ले आता है, और हमारा फोकस जो है वो फोकस अट्रैक्ट होता है जो चीज के ऊपर। तो उससे जो भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं वो इटरनल होता है। कोई चीज हम देख रहे हैं, तो देखने के बाद उसका इम्पैक्ट अलग होता है। कोई चीज हम सुन रहे हैं, तो सुनने का भी इम्पैक्ट अलग होता है। तो जितने भी सेंसेस है उन सबके सेंसेस का यूज करके अगर हम क्लास लेते हैं, तो हमारा क्लास और उसका इम्पॅक्ट जो है अध्ययन अध्यापन हे खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अभी इंटरेक्शन जो होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, तो वो इंटरेक्शन होना आवश्यक है। अगर अकेला टीचर ही बोलता रहेगा या स्टूडेंट ही सिर्फ बोलते रहेंगे, तो इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन से क्या क्या होता है, क्लास पूरी लाइव होती है, अलाइव होती है। सबका जो अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो लाइव होता है, सबको समझ में आता है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इसलिए इंटरेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का अगर हम उपयोग करते हैं, तो हमारे जितने भी सेंसेस है वो सेंसेस जागरूक होके हम पूरा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है पॉजिंग। जब हम लेसन रीड करते हैं, तो रीड करते टाइम कब हमें पॉज लेना है, कब फुल स्टॉप है, कब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कब इंट्रोगेशन है, कब क्या है, ये उसी हिसाब से हमको पढ़ना है और उसी हिसाब से हमको रुकना भी है। टीवी पे इव्हनिंग में 7 बजे दूरदर्शन के ऊपर एक मराठीमध्ये बातम्या येतात। तो वो मराठी में जो न्यूज बताने वाली जो लेडीज आते हैं या जेंट्स भी आते हैं, तो उनको ध्यान से देखना आप। तो कितने सिस्टमेटिकली वो पढ़ते हैं, कितने सिस्टमेटिकली बताते हैं, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्वेश्चन है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सब देखते हुए बताते हैं।
यानी इतना सिस्टमेटिकली बोलते हो, तो टीचर को भी वैसे ही सिस्टमेटिकली बोलना चाहिए, कब पॉज करना है, कब क्वेश्चन है, कब उद्गारवाचक चिन्ह है, कब क्या है, कब क्या है। एक ही टोन में अगर हम पढ़ते रहेंगे या बताते रहेंगे तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्लास में बच्चों को भी कुछ करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मान लो प्रैक्टिकल हो या कोई भी क्लास हो, आपका जो कंटेंट होता है वो कंटेंट के हिसाब से आपको बच्चों को पार्टिसिपेट करने का चांस देना चाहिए। मान लो एक आधा फार्मूला आपने स्टूडेंट को बताया है, तो फार्मूला बताने के बाद बच्चों को याद भी हुआ, तो बच्चों को बोलो कि ये चौक लो, ब्लैक बोर्ड पे जाओ और जो मैंने पढ़ा है आप करके दिखाओ। एक आधी डायग्राम होगी, डायग्राम अगर मैंने सिखाई है या पढ़ाई है तो वैसे ही डायग्राम बच्चों को निकालने के लिए बोलो। एक आधा कोई पिक्चर होगा या कोई इमेज होगी या कोई ड्राइंग का कंपटीशन होगा, कुछ भी होगा, तो हर क्लास में बच्चों को लिखने के लिए, बोलने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेट, यानी कोई भी कुछ तो भी एक्टिविटी करने के लिए आप चांस दो। जब तक आप बच्चों को चांस नहीं देखते हैं तब तक उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होता, और जब तक बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा वो सामने में उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। इसलिए हर एक बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए चांस देना आवश्यक होता है। उसके बाद का स्किल है री इन्फोर्समेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि री इन्फोर्समेंट करना बहुत आवश्यक होता है बच्चों के लिए। बच्चों को अगर हम प्रबलन नहीं देंगे, उनकी अगर तारीफ हम अगर नहीं करते या उनको अच्छा या जो जो भी ये है वो अगर बताएंगे नहीं, तो वो एक्टिव नहीं होते या उनकी इंस्पायर नहीं होते। तो सबसे पहला री इन्फोर्समेंट का मीनिंग होता है प्रबलन। प्रबलन, जो भी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उसको कुछ तो भी गिफ्ट दो। गिफ्ट ये पैसा या चॉकलेट या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देने से नहीं होता। हमारी बात करने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, एक वर्ड ही काफी होता है बच्चों के लिए, गुड, वाव, वेल डन, बढ़िया, मस्त, झक्कास, खूप छान, एवढे जरी शब्द आपण बोललो, यानी इतना भी अगर हमने बोल दिया तो भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसमें भी चार प्रकार के री इन्फोर्समेंट होते हैं। पहला है यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव वर्बल है जो हम बात करने के ढंग से उनको बताते हैं, जो भी हमें बोलना है वो पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं। वाह वाह, छान छान, खूप छान लिहिलं तू, किती छान वही है, आपने कितना अच्छा ड्राइंग किया है, कल जो आपने स्पीच किया था बहुत ही मस्त था, आपने कितनी अच्छी तैयारी की थी, और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। ये जो जो भी होता है ये पॉजिटिवली होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्बल री। जो भी हमने पढ़ा है उसका अगर आंसर वो खुद होके दे रहा है तो भी उसको हम अच्छे से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा किया है। उसके बाद है नॉन वर्बल री इन्फोर्समेंट, जहाँ पे हम बोल नहीं पाते लेकिन हमारा नॉन वर्बल जो बिहेवियर होता है, जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे भी बच्चों को समझ में आता है कि टीचर ने हमें प्रबंधन दिया है, री इन्फोर्समेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने अगर कुछ अच्छा काम किया है कि आंसर दिया है, तो हम ताली भी बजा सकते हैं, वाह वाह वाह, बढ़िया। तो ऐसे जब करते हैं तो वो स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिलता है। या अपनी गर्दन को भी ये कर सकते, हिला सकते हैं, गुड, यानी ना बोलते हुए भी अच्छा अच्छा कर सकते हैं। या सिंबल्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि बढ़िया किया आपने, एकदम वेल डन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो भी नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है वो बच्चों को भी समझ में आता है कि टीचर का एक्सप्रेशन कैसा है, टीचर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर टीचर की बॉडी लैंग्वेज निगेटिव है तो भी मैसेज बच्चों के ऊपर जाता है कि सर ने निगेटिवली बोला है या नहीं भी बोला, लेकिन उनकी चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी देखने की स्टाइल, इसके ऊपर भी बच्चों को समझ में आता है कि टीचर ने किस नज़र से मुझे देखा है। तो ये हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, उसके ऊपर वो भी पॉजिटिव होना। अगर हमने निगेटिवली दिए तो उसका असर, इफेक्ट बच्चों के ऊपर अच्छा नहीं होता। उसके बाद है निगेटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट। कभी भी बच्चों को निगेटिव बोलना नहीं चाहिए, आपको नहीं आता, आप नहीं कर पाओगे, आप पास ही नहीं होते, आप तो रेगुलर क्लास में ही नहीं आते हो तो पास कैसे होंगे,
फेल हो जाओगे आप, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कभी भी निगेटिवली बात बच्चों से नहीं करना है, उनको जितना हो सके पॉजिटिवली बात करनी नहीं। आप रेगुलर आओ, वो लड़की रेगुलर आती थी, वो मेरिट में आ गई। ऐसे जो भी एग्जांपल्स है उनको पॉजिटिवली बताओ कि आज तक जितने भी लोग रेगुलर आए थे वो सब मेरिट में आए हैं या उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। और आप अगर रेगुलर आते हो तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, आपने फील्ड वर्क भी किया है, अच्छा किया है। तो जितने भी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चीजें जो है वो री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। पहले आपको पता होगा कि पहले की टीचर्स बच्चों को पनिशमेंट देते थे, मारते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लाया है कि कोई भी टीचर बच्चों को कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं देगा जिसके बच्चों को तकलीफ हो, या मारना या डस्टर फेंक के मारना या चौक फेंक के मारना, ये चीजें भी पहले होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उनके ऊपर बैन लाया है। उसका कारण वही है कि साइकोलॉजिकली डिप्रेशन या साइकोलॉजिकली प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप पॉजिटिवली बात करते हो तो आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट जो है वो 100% पॉजिटिवली ही विचार करके ही क्लास में आएगा। उसके बाद नेगेटिव नॉन वर्बल इन्फोर्समेंट। अभी अपने चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कभी कभी इतने बेकार होते हैं कि बिना बात किए हुए भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे री इन्फोर्समेंट जो नॉन वर्बल हो लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता, ऐसे कभी टीचर ने देने नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे ने एक आधे क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया तो भी उसको ये बोलना आवश्यक नहीं है कि नहीं नहीं तेरा रॉन्ग हुआ करके। आप चुपचाप रहो, नेक्स्ट वाले को बोलो और नेक्स्ट को बोलो, फिर उसको उसको खुद को भी समझ में आया था कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ मैं राइट हूँ, तो खुद करेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो। ये एक आधे में बच्चों को आपने क्वेश्चन पूछा, उसने गलत किया, आप डायरेक्ट बोल दिया अरे नहीं 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 वैसा नहीं है, गलत हुआ, तो उसको बहुत बुरा लग सकता है। ये हो गया री इन्फोर्समेंट। उसके बाद है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क हो सकता है ये मुझे थोड़ा सा बता दो आप। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन स्किल, ये दो स्किल है, इसमें क्या फर्क हो सकता है, ये कोई बता सकता है क्या? ट्राई करो। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन स्किल जो है इसमें क्या फर्क हो सकता है कि सेम सेम ही है? आपको लगता है क्या सेम है कि डिफरेंस है, डिफरेंट है? सर इलस्ट्रेशन जब हम किसी पिक्चर या किसी चीज से उस चीज को बता रहे हैं और उस मतलब उस चीज को दिखा रहे हैं और उसी चीज को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो दैट बिकम्स एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो। तो इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक माइनर फर्क है। आज तक या अभी तक जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है एक्सप्लेनेशन से और वो बच्चों को समझ ही नहीं रहा, अगर एक्सप्लेनेशन स्किल से बच्चों को समझ नहीं रहा तो उसके सामने वाला जो स्किल होता है वो होता है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन स्किल में जितने एग्जाम्पल्स हो सके उतने एग्जाम्पल्स आपको बच्चों को देना है, खुद के एग्जाम्पल्स दो, अलग अलग दो, बहुत एग्जाम्पल्स दो। और जब तक वो पूरा क्लियर ना हो सके, जब तक उसको समझ ना सकते, तब तक उसको एग्जाम्पल्स ही देना है, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन एक आधी ड्राइंग होंगी या पिक्चर होगा या कोई भी चीज होगी, अगर एक बार बच्चा गलत कर रहा है तो उसको बार बार अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाना है जब तक उसको वो कंटेंट समझ में ना आए। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन का वही एक मीनिंग होता है कि जब अगर एक्सप्लेनेशन स्किल से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद वाला स्किल होता है वो होता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इतने एग्जांपल्स दो, पर्सनल एग्जांपल्स दो या स्पेसिफिक दो, जो भी दो, तो उसको जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक उसको एग्जांपल देके आपको पढ़ाना है। ये हो गया इलस्ट्रेशन। उसके बाद वाला है डेमोन्स्ट्रेशन। अभी डेमोन्स्ट्रेशन जो स्किल है तो इसमें क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का सबसे बढ़िया इम्पैक्ट होता है कि इसमें आपको डिवाइसेस यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। जो भी टॉपिक आपने लिया है वो टॉपिक को रिलेटेड कुछ तो भी ऐसा हैंडल करना है जो बच्चे हैंडल कर सके, बच्चे देख सके, बच्चे सुन सके या उसको यूज
कर सके उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। मान लो अभी ज्योग्राफी का लेसन है, तो ज्योग्राफी का ग्लोब आता है, तो ज्योग्राफी का ग्लोब लेके अगर मैं क्लास में गया और ज्योग्राफी के ग्लोब को दिखा के अगर मैंने इंट्रोडक्शन किया या एक्सप्लेन किया, तो वो चीजें जो है मुझे जो भी चीजें बच्चों को बताना है वो मैं अच्छे तरह से बता पाऊंगा। फिर ग्लोब में मैं पूछूंगा उसको कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, महासागर कहाँ है, या कोई भी कौन सी चीज क्या है वो अच्छे से मैं ग्लोब में बता पाऊंगा। तो इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कोई भी चीज दिखा के अगर हैंडल करके अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट अच्छे से होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो स्किल होता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल कोई प्रिंसिपल बताने के लिए, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेनिफिशियल होता है। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में डिवाइसेस हम लोग यूज करने वाले, उसका प्रिपरेशन सबसे पहले आपको करना पड़ता है। प्रिपरेशन मीन्स कौन सा मटेरियल हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसका पहले से ही आपको प्लानिंग करना पड़ता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल। जो भी आप मटेरियल हैंडल कर रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी सुसंगत बोलते हैं उसको मराठी में। कौन सी चीज के बाद कौन सा क्या दिखाना है उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सिक्वेंसली आपको बच्चों को दिखाना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी आप करते हो, तो एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपके स्टेप्स कौन सी है, सबसे पहले क्या करना है, उस सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद स्किलफुल हैंडलिंग है। अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, तो स्किलफुली हैंडल करना पड़ता है। उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, या कोई लैब में अगर कोई गैसेस अगर तैयार कर रहे हैं या कुछ भी, अगर कुछ भी प्रैक्टिकल है आपका, तो उसके साइड इफेक्ट कुछ ना हो, इसलिए प्रॉपर स्किलफुली हैंडलिंग होना आवश्यक होता है। और जब भी कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए सपोर्टिव नरेशन या सपोर्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछना है कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो चीजें जो होती है उसको नैरेट करना आवश्यक होता है, क्वेश्चन पूछना आवश्यक होता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। अगर लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या क्लास में कोई चीज अगर दिखा के हम पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज हैंडल करने के लिए बच्चों को बोलो, वही चीज, वही प्रैक्टिकल, वही एक्सपेरिमेंट बच्चों को करने के लिए बोलो, ताकि उनको खुद को वो चीज यानी खुद वो लोग सीख सके। तो इसके लिए बच्चों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद ये क्यों हम करते हैं कि क्लास में एक लाइवली एनवायरनमेंट तैयार होता है, बच्चों को लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। वो इतने एंथुजियास्टिक होते हैं, इतने ग्लैड होते हैं, इतने हैप्पी होते हैं कि उनको लगता है कि हमको भी सब आता है। इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल जो होते हैं वो एक बाकी की स्किल में भी इम्पोर्टेंट स्किल है। उसके बाद है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है, ब्लैक बोर्ड कैसे लिखना है। अभी पहले के जमाने में चौक दो थे, व्हाइट वाले चौक थे और ब्लैक वाला ब्लैक बोर्ड था। तो जब भी हम मैं जब बीएड में था तो हमको यहाँ तक की पढ़ाया था कि ब्लैक बोर्ड को इरेज कैसे करना है डस्टर से। तो बाकी के वो ब्लैक बोर्ड के जो मिटाते वक्त डस्ट गिरता था, तो वो अपने नाक में या चेहरे के ऊपर या कान में ना जाए, इसलिए हमारे टीचर ने बताया था कि ऊपर से लेके नीचे तक ब्रश को ऐसे आपको ये करना है, क्लीन करना है ब्लैक बोर्ड को। लेकिन आजकल तो वो चौक पेन पेन आ गए और व्हाइट बोर्ड आ गया बोर्ड, तो वो वाला स्किल अभी कम हुआ है। लेकिन फिर भी ब्लैक बोर्ड अगर पेन से भी लिख रहे हो आप, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके भी स्किल होते हैं। देखते हैं भी क्या क्या है। अब ये इमेज है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये इमेज में जो टीचर लिख रहे हैं, तो लिखने का स्टाइल और उनका स्टैंडिंग स्टाइल बराबर है क्या, बताओ। नो सर, नो। किसने कहा नो? गलत है सर। क्यों क्यों गलत है? सर वो पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड के उधर देख रही है, बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है, और यानी वो खुद को पढ़ा रही है, क्या ये खुद चलो एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ठीक है,
अगर ये जो इमेज है, इमेज में टीचर बच्चों की तरफ बैक करके है, तो इसका यानी ये क्या है, इसमें लॉस क्या है, कि वह इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें? बच्चों की तरफ अगर पीठ पीठ दिखा के खड़े रहेंगे तो पीछे में बच्चे कुछ भी शरारत कर सकते हैं, क्लास के बाहर भाग सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टीचर का ध्यान लिखते लिखते, ब्लैक बोर्ड पे लिखते लिखते बच्चों की तरफ भी रहना जरूरी है। वेरी गुड। और क्या होता है, फोकस जो होता है, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहे हो तो भी बच्चों की तरफ अगर हमारा ध्यान है तो बच्चों का भी फोकस ब्लैक बोर्ड पे ऊपर जाएगा। अगर आपने एक बार आई टू आई कांटेक्ट अगर लूज किए तो बच्चे एकदम फ्री होते हैं, और बच्चे फ्री हो गए तो आपस में बात करते हैं, टीचर क्या लिख रहे हैं उनके ऊपर भी बच्चे ध्यान नहीं देते, और उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो भी बिगड़ने का चांस होता है। इसलिए टीचर ने इस टाइप का कभी भी लिखना नहीं चाहिए। अब ये सेकंड इमेज है, ये सेकंड इमेज में टीचर जो है वो सही स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं क्या, और जो हैंडराइटिंग लिखी है, जो स्पेस है, वो सब सही है क्या, बताओ। यस सर। यस। और इसमें गलत क्या है, कि और क्या अच्छा है? जो हैंडराइटिंग लिखी है वो सही में प्रॉपर है क्या? नहीं सर, बहुत दूर दूर लिखा है और गैप भी बहुत दी है, इससे मैटर पूरा ब्लैक बोर्ड पे नहीं आएगा। बाकी तो अच्छा। वो स्टैंडिंग तो सही है, खड़े तो अच्छा, सही तरीके से है वो। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये इमेज है, ये सही है क्या? ये जो यस सर। महाशय है, ये महाशय ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो इमेज है, इसमें सिर्फ आपको एक बात के ऊपर फोकस करना है, कि वो लिखते लिखते बच्चों की तरफ देख रहे हैं, तो ये सही है क्या? सही है सर। हाँ बस सर सही है। और वो आइजैक न्यूटन है सर वो। हाँ हाँ, पता है। तो टीचर ने उनका ये, फेस भी स्माइली है सर, फेस पे हाँ, स्माइल है। टीचर ने जब भी ब्लैक बोर्ड के तरफ लिखते हो तो आधा ध्यान बच्चों की तरफ भी देना चाहिए, और जब भी हम कुछ लिख रहे हो तो टीचर ने खुद बोल बोल के लिखना चाहिए। यानी जो भी चीजें आप लिख रहे हो, प्लस हो, माइनस हो, फार्मूला हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, तो खुद बोल के लिखना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, 2 इतना होता है, 2+2 इतना, ऐसा बोल बोल के लिखना पड़ता है, और बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। और कभी भी पूरी बैक बच्चों को नहीं करना पड़ता, ट्रायंगल में खड़े होके आपको लिखना है। चलो, उसके बाद इसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखते हैं अपन। इट्स यूज टू शिफ्ट द फोकस। ब्लैक बोर्ड का यूज हम क्यों क्यों करते हैं, कि बच्चे एक समान, अगर मैं बोल बोल के अगर कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा तो बच्चों का फोकस डाइवर्ट नहीं होता, वो कंटिन्यू क्या करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो उनका फोकस डाइवर्ट होता है, और उनको नींद नहीं आती, या स्टिमुलस वेरिएशन होता है। यानी अब तक वो सुन रहे थे, तो अभी क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे कि सर ने क्या लिखा है। उसके बाद लेजिबिलिटी, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो वो लेजिबल हो, अच्छे से लिखा हो, सुवाच्य अक्षर हो, बच्चों को दिख सके, अच्छे से समझ सके, वैसे आपकी हैंडराइटिंग होना चाहिए। उसके बाद है हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स। अभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको लिखना क्या है, जितने भी आपके कंटेंट है, तो पूरे के पूरे कंटेंट आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना नहीं है। जो भी हेडलाइन है, जो भी मेन पॉइंट्स है, वही आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है। तो ब्लैक बोर्ड के भी एक स्टाइल होते हैं लिखने की। पहले आप हाफ जो पोर्शन होता है उसको आप हाफ पोर्शन पहले कंप्लीट कर लो आप, यानी लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड में आप जितना भी लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, डायग्राम निकालना है, फॉर्मूला लिखना है, तो लेफ्ट हैंड के हाफ बोर्ड में आप लिख सकते हो। वो कंप्लीट करने के बाद आप राइट हैंड का जो हाफ पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो लेफ्ट में हमने लिखा है वो बच्चे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और उसके बाद राइट हैंड वाला लिखते हैं तो उसके बाद बच्चे राइट हैंड वाला नोट डाउन करते हैं। आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस।
जितना भी आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे स्पेस है, वो स्पेस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये टीचर को पता होना चाहिए। टीचर शुड बी नो, त्या त्या टीचरला माहित पाहिजे की मला कोणती डायग्राम कुठं काढायची आहे, कोणता फॉर्म्युला कुठं लिहायचा आहे, ते त्यांच्यावर डिपेंड असते। ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट उनके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड समरी। ये ब्लैक बोर्ड समरी जो होते हैं, ये पहले ही प्लान करना पड़ता है। जब माइक्रो टीचिंग का प्लान तैयार करते हैं तो माइक्रो टीचिंग में पहले ही प्लान करना पड़ता है कि हमें ब्लैक बोर्ड पे कौन सी चीजें लिखना है। पोजीशन ऑफ द टीचर, जो अभी इमेज में दिख रहे हैं, ऐसी टीचर की पोजीशन होनी चाहिए लिखते टाइम में। ठीक है। उसके बाद कांटेक्ट विद द पीपल्स, लिखते लिखते बच्चों के साथ कांटेक्ट भी होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, वो सब देखना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, अभी जो मैंने बताया कि पूरा का पूरा आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखना नहीं है। उसमें से पूरे कंटेंट में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, उतना ही सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली आपको लिखना है। पहले कौन से कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, उसके बाद कौन सी कंसेप्ट क्लियर करना है, वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज मैनर में आपको लिखना है। इजी इन स्केचिंग, जो भी डायग्राम निकाल रहे हो, मान लो आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सर्कल निकालना है, तो सर्कल निकालने के लिए आधा घंटा नहीं निकालना है। कुछ कुछ टीचर जो होते हैं हाफ सर्कल निकालेंगे, फिर उसको फिर से इरेज करते हैं, फिर से निकालते हैं, फिर से इरेज करते हैं। उससे यानी टीचर का कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लो होता है। बच्चों को ये लगता है कि हमारे टीचर को एक सर्कल निकाला नहीं आता। तो सर्कल की इमेज पहले ही इसमें जैसी इजी अगर बनती है, तो बच्चों को भी उसका इंप्रेशन अच्छा होता है। तो पहले इसमें जैसा भी बने, आप पहले इसमें बनाओ। कोई भी डायग्राम अगर निकालते हो तो एकदम इजीली निकालना है। बच्चों को ऐसा ना लगे कि बहुत मेहनत से, बहुत काट पीट करके, इरेज करके टीचर निकाल रहे हैं। उसके बाद है क्लैरिटी एंड हैंडराइटिंग, जो भी लिख रहे हो क्लियर लिखो। ये पहले वाली जो इमेज है, तो इसमें आप देख सकते हो, देखो कितना क्लियर लिखा है। एकदम एक एक लेटर और एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। लेकिन ये हो गया प्राइमरी लेवल का या मिडिल स्कूल लेवल का जो हैंडराइटिंग है, वो ये है। अगर सीनियर क्लास कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना है तो इससे भी थोड़ा अच्छा या थोड़ा पास पास में लिख सकते हो, या हैंडराइटिंग आपकी कर्सिव भी हो सकती है, लेकिन क्लियर होना। हैंडराइटिंग आपकी क्लियर और व्यवस्थित होना है, सुस्पष्ट व्यवस्थित। उसके बाद है साइज ऑफ द लेटर, जो भी लेटर लिख रहे हो उसका साइज 100वें बच्चों को भी दिखना चाहिए। मान लो आपके क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है, तो 100वां जो 100वां बच्चा होता है उसको भी ब्लैक बोर्ड का लेटर वर्ड्स क्लियर दिखना चाहिए। इतना बड़ा आपके हैंडराइटिंग का साइज होना चाहिए। उसके बाद है गैप इन टू लेटर्स, अगर कर्सिव में भी लिख रहे हो तो दो लेटर्स के बीच में कितनी गैप्स आनी चाहिए, वो भी सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। अगर एक मेक में अगर इंक्लूड हुआ तो वो स्पेलिंग भी कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आती। उसके बाद गैप इन टू वर्ड्स, अगर दो वर्ड्स है तो दो वर्ड्स में भी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी आपको ही डिसाइड करना है। उसके बाद टू लाइन्स, दो लाइन में कितना अंतर होना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। ग्रामेटिकल करेक्टनेस, अभी मैंने कुछ टाइम के पहले आपको बताया कि हम बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल, अगर हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, जैसे भी बिहेव करते हैं, वैसा ही सेम बिहेवियर, सेम गलतियां हमारे बच्चे कर सकते हैं। इसलिए हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय 100 बार सोचना पड़ता है कि हमने ये वर्ड की स्पेलिंग बराबर लिखी कि नहीं, हमने ये डायग्राम बराबर निकाली कि नहीं। इसलिए ग्रामेटिकली कोई भी गलत लेटर, गलत वर्ड या गलत कोई भी कुछ भी आपको ब्लैक बोर्ड पे करना नहीं है। उसके बाद अट्रैक्टिव डायग्राम निकालने की या अट्रैक्टिव ब्लैक बोर्ड दिखने के लिए कलरफुल चौक का या पेन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद भी एक होता है कि ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग जो है, तो ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग और अब कॉपी में जो हैंडराइटिंग निकालते हैं उसमें भी फर्क होता है। इसलिए आप एक प्रैक्टिस के लिए भी कभी कभी ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब ये लास्ट वाला स्किल है, बस 5 मिनट में खत्म हो ही जाएगा, अपना टाइम अपना हो रहा है। लास्ट वाला स्किल है क्लोजर का। अभी हमें लेसन अगर क्लोज करना है तो कैसे करना है? हमारा जो उद्देश्य होता है क्लास का वो क्या क्या होना चाहिए, कोई कोई बताएगा? हम जो भी टीचिंग कर रहे हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बता सकते हो कोई? बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उनके कंफ्यूजन क्लियर करना रिगार्डिंग द टॉपिक्स। और और कोई बता सकता है? हमने जो बताया बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उनको समझ बराबर, गया है करके। बराबर, गुड। हमारा जो टीचिंग का मेन एम होता है वो होता है बच्चों को कितना समझ में आया। अगर हमने आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा क्लास लिया है, तो जो भी हमारा कंटेंट है वो अगर बच्चों को पूरा समझ में आया, बच्चों को नॉलेज हुआ, उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ, बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं, बच्चों में स्किल भी आ गया है, तो इसका मतलब हमने जो लेसन लिया था तो हम सक्सेसफुल हुए हैं। अगर हमने 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया और उसका अगर कुछ भी बच्चों को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया नहीं है। इसलिए कंटेंट थोड़ा सा लो लेकिन बच्चों को समझ में आए, तो उसको बोलते हैं अच्छा एक क्लोजर, यानी जो भी हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिकैपिचुलेशन, ये एक स्टेप है जो कल के सेशन में आएंगे। रिकैपिचुलेशन, उसको मराठी में बोलते हैं पुनरावलोकन। ठीक है, तो पुनरावलोकन या रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि पिछले 20 मिनट में, पिछले 30 मिनट में जो भी हमने पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ता है। और रिवाइज इसलिए करना पड़ता है कि बच्चों को वो चीज फिर से समझ में आए, इसलिए। और उसके बाद है क्लोजिंग अ टॉपिक सिस्टमेटिकली एंड क्लियरली। जो भी चीज हमें खत्म करनी है वो सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करना है, रिपीट करके अच्छे से बच्चों को समझा के। उसके बाद है इनफ असाइनमेंट। जो भी हमने टॉपिक लिया था, जो भी पढ़ाया है, तो उसका असाइनमेंट भी बच्चों को देना पड़ता है। अब ये असाइनमेंट हम क्यों क्यों देते हैं कि उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को घर में होमवर्क करने की प्रैक्टिस हो, जो भी पढ़ाया गया है उसका फिर से रिकॉल हो, यानी फिर से उसको एक बार याद करने की कोशिश करें। और सेल्फ स्टडी की भी उनको आदत लगनी चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए भी असाइनमेंट दिया जाता है। इतना अगर करते हैं तो हमारा ये जो टीचिंग का क्लोजर है वो अच्छे से हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाली थीम है विदाउट ओवरबर्डिंग देम। जो भी होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, वो उनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में डालने वाला ना हो या प्रेशर देने वाला ना हो। जो भी कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर से ही थोड़ा सा असाइनमेंट दो ताकि उनको प्रेशर ना आए और वो पॉजिटिवली ले। कभी कभी क्या होता है, असाइनमेंट देखने के बाद ही बच्चे निगेटिव होते, कह रहे बाप रे इतना लिखना है, 4 4 क्वेश्चन। अभी ओरिएंटेशन हुआ, ओरिएंटेशन मैडम ने तो इतना सारा दिया है, लेसन प्लान भी तैयार करना है, होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी देना, ये करना है, रिपोर्ट भी लिखना है। और पहले दिन बहुत टेंशन आता है, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को लगता है कि नहीं अभी ठीक ठाक है, चल रहा है सब ठीक। तो होमवर्क असाइनमेंट जो होता है वो बच्चों को ओवरबर्डन देने वाला ना हो। चलो, यहाँ तक हमने 9 स्किल्स देख लिए हैं। और अभी 5 मिनट में आपको लेसन प्लान कैसे लिखना है वो बताता हूँ मैं। देखो, जो भी पढ़ाना है उसके कॉपी के 2 भाग कर लो, एक टीचर्स एक्टिविटी और एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ये जो यानी, नमूना दिया है एग्जाम्पल करके, डेमो, तो ये है क्वेश्चन आयर का, यानी क्वेश्चन आंसर कैसे पूछते हैं उसका ये है। ऐसे ही आपको 2 पार्ट्स में लिखना है। पहला वाला पार्ट जो है उसमें ये लिखना है कि टीचर क्या करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन लेफ्ट में लिखो, अगर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो स्टूडेंट का आंसर राइट में लिखो। और ऐसा करते करते लास्ट तक जाओ। लास्ट का आपका जो भी आंसर रहेगा, अगर एक क्वेश्चन आयर का है तो लास्ट वाले आंसर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ऐसे आपको लिखना है। और ये है उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट।
जो भी क्वेश्चनिंग का हमने स्किल लिया था, तो उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट आप अच्छे से देखो। पहला पॉइंट दिया है इसने, इसमें स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द टॉपिक, यानी जो भी हमने क्वेश्चन पूछा था उसका वो क्वेश्चन टॉपिक से कितना रिलेवेंट था। और यहाँ पे रेटिंग स्केल दिया है, देखो 1 2 3 4 5। अगर बहुत अच्छा था तो 1 करो, कम था तो 2 करो, उससे भी कम था तो 3 करो। इसके ऊपर टिक मार्क करना है। और टिक मार्क करने के बाद वो जो भी टीचर पढ़ाने वाला है उनको बताना है कि ये आपका ऑब्जर्वेशन चार्ट है। फिर वो चार्ट खुद देखेगा कि मैं कहाँ का गलत था और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये पहला जो है चार्ट रेटिंग स्केल का, ये हो गया पहला टीचिंग का। और जब रीटीचिंग करते हो आप तो इधर राइट में है, फिर से वही चार्ट है। और ये कंटेंट है, पहला है कंटेंट स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द टॉपिक। सेकंड है क्लियर, अगर आपने क्वेश्चन क्लियर पूछे हैं तो किस लेवल तक, इसकी रेटिंग स्केल है। उसके बाद है लिमिटेड स्कोप, अगर क्वेश्चन की व्याप्ति जो थी वो कितनी थी। उसके बाद है ग्रामेटिकल करेक्टनेस, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपने कैसे 5 मिनट में यूज किए हैं, उसका रेटिंग स्केल से आपको टिक मार्क करना है। और टीचिंग और री टीचिंग के बाद आपको समझ में आता है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद लास्ट वाले कॉर्नर पे इधर वो ऑब्जर्वर जो होता है उसकी भी साइन होती है, और जिसने पढ़ाया है उसकी भी साइन ली जाती है, ताकि हमको समझ में आ आ सके। तो यहाँ तक हमने पूरे 9 स्किल देखे हैं। और ये 9 स्किल को कल हमें लेसन प्लान में कन्वर्ट करना है। तो लेसन प्लान में कौन कौन से स्किल आते हैं, क्या क्या आता है, कल हम बाकी का लेसन प्लान देख लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। माइक्रो टीचिंग का एक लेसन प्लान तैयार करके आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी को फिर से सॉफ्ट में कन्वर्ट करके शायद मैडम ये आपको देंगी आज, नहीं तो फिर क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और सर यहाँ उद्या उद्या देऊ आपण त्यांना, जेव्हा लेसन प्लॅन पूर्ण कंप्लीट होऊन जाईल ना, त्यानंतर मग ते उद्या सबमिट करतील. चला इथे थांबू आपण. येस सर. 9 स्किल आपण बघितले आहे आज. आणि हे सगळे स्किल व्यवस्थित आहे, खूप सुंदर आहेत. आणि हे नवे स्किल जर आपण आत्मसात केले तर वी विल बी द बेस्ट टीचर डेफिनेटली. इथे थांबतो, काही प्रश्न असतील तर विचारा. थैंक यू सो मच सर. किसी को कुछ पूछना है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. एनी क्वेश्चन और एनी फीडबैक? आर यू ऑल देयर? कि सो गए? तो समझा है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स? मैडम ये लेक्चर काफी हेल्पफुल था, लेकिन टॉपिक बहुत वास्ट है। बहुत फिर सारा भी उन्होंने कंटेंट है। कंसाइज किया, फिर भी उन्होंने हाँ, और कंसाइज सर ने किया है. जी. फिर भी बहुत ये है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ा तब जाके यानी बहुत एक्चुअली वाइड था अपने topic। लोगों के लिए ये थोड़ी चीजें नहीं होती है, जो बीएड हाँ एमएड वाले साइड से नहीं आए हैं. तो मैंने भी पूरा लेक्चर आपके जैसे ही सुना, सारी चीजें अच्छे से. तो कल भी थोड़ा सा इसमें से और सर और चीजें बताएंगे तो कर और क्लैरिटी आ जाएगी आपको. एक मराठी हाँ सर. मीडियमचे हाँ सर, मॅडम बोला. मॅडम एक क्वेश्चन होता सरांना, की आता आपण की मुलांना निगेटिव्ह आपल्याला रिमार्क द्यायचा नाही असं सर बोलले आहे त्याच्यामध्ये. तर काही असे विद्यार्थी असतात त्या मॅडम की त्यांना किती आपण समजवण्याचा प्रयत्न केला पण ते जे आहे ते गोष्टीला अंडरस्टँड करायचे याच्यामध्ये नसतात. मग अशा विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे कोणत्या स्किलचा वापर करून त्यांना समजवलं पाहिजे? चला, खूपच छान प्रश्न विचारला मॅडम तुम्ही, एकदम छान. आणि हा जो माझा विषय आहे हा माझा आवडीचा विषय आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांना कंट्रोलिंग करणं, विद्यार्थ्यांना अट्रॅक्ट करणं, आणि ते खूप मोठं स्किल असते. आणि हे कुठल्या एका स्किलनी नाही होत. आता उदाहरणार्थ मी ज्या महाविद्यालयात आहे, समाज कार्य महाविद्यालय कामठीला आहे, आणि माझं सोशल वर्कचं फील्ड आहे, माझं FCSचं स्पेशलायझेशन आहे. तर बाकीच्या स्पेशलायझेशनला विद्यार्थी उपस्थित नसतात, पण माझ्या स्पेशलायझेशनला 99% अटेंडन्स असते. आणि तुमचा जो प्रश्न होता हा की कसं बा, तर हे आपल्याला वेगवेगळ्या स्किल मधून शिकायचं असते. आपल्याला प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्याला असं दाखवावं लागेल
की तुम्ही जर क्लासमध्ये नाही बसले तर तुमचं हे नुकसान होईल, तुम्हाला या गोष्टी शिकायला मिळणार नाहीत. आणि तो रिझल्ट जेव्हा विद्यार्थी पाहतात की रेग्युलर येणारे विद्यार्थी आणि रेग्युलर न येणारे विद्यार्थी यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे, तर दुसऱ्या दिवशी तो विद्यार्थी बरोबर क्लासमध्ये उपस्थित असतो. आपल्या हातामध्ये त्यांचे इंटरनल मार्क्स असतात आणि वेगवेगळ्या टेक्निक्स असतात की विद्यार्थ्याला आपल्याकडे कसं अट्रॅक्ट केलं पाहिजे. सगळ्यात अगोदर तर हे जे मी तुम्हाला आता आपण शिकलो स्किल्स, हे सगळे स्किल आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि शिक्षकाचं मेन जो उद्देश आहे तो फक्त सिलेबस संपवणे हा शिक्षकाचा उद्देश नसतोच. शिक्षक हा एव्हरग्रीन असतो विद्यार्थ्यांसाठी. शिक्षक हा मार्गदर्शक असतो, काउन्सिलर असतो, मित्र असतो. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत आपण फ्री जर राहू, विद्यार्थ्यांना फ्रँकली त्यांच्या मनातलं जर ते आपल्यासोबत बोलले तर त्यांना असं वाटतं की नाही सर काहीतरी महत्वाचं बोलतात आणि बरोबर विद्यार्थी क्लासमध्ये येतात. आणि जे बदमाश विद्यार्थी असतात की थोडे डांबरट असतात, त्यांना थोडी जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी द्या. तुम्ही त्याला कॅप्टन करा, तुम्ही त्याच्याकडे ग्रुपवरचं काम द्या. मग त्याला जेव्हा असं वाटतं की यार मलाच त्यांनी हे केलंय लीडर, मग मी जर लीडर आहे आणि मी जर क्लासला नाही जाणार आणि मी जर ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करणार नाही तर मग कसं होईल. तर तो आपोआप जबाबदारी घेऊन आपलं काम करतो. आणि जेवढं आपल्याला फ्रीली वागता येईल विद्यार्थ्यांसमोर, फ्रीचा अर्थ हा नाही होत की विद्यार्थ्याच्या खांद्यावर हात ठेवायचा पण ठेल्यावर जायचा, हा नाही. फ्रीली म्हणजे की एकदम असं कुठलाही टॉपिक असो, कुठलाही प्रश्न असो, विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारताना हा विचार नाही करायला पाहिजे की माझे सर आहेत किंवा माझ्या मॅडम्स आहेत मी यांना हा प्रश्न विचारू की नाही. माझे विद्यार्थी मला केव्हाही फोन करतात, कुठलाही प्रॉब्लेम आला काय आला तरी. तर या पद्धतीचं आपलं जर बिहेवियर जर असेल तर विद्यार्थी क्लासमध्ये 100% येतो. आणि आजच्या गुगलच्या जमान्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन गुगलवर उपलब्ध असताना विद्यार्थ्यांना क्लासमध्ये बोलवणं हे खूप मोठं स्किल आहे मॅडम. तर त्याच्यामुळे आपल्याला जर टिकावं लागणार तर त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपण किती महत्वाचे आहोत विद्यार्थ्यांसाठी ते त्यांना आपल्याला दाखवून द्यावं लागेल. हॅलो हॅलो सर. हॅलो. हा बोला सर. बोला, आवाज येतोय. माझा एक प्रश्न सर आहे सरांसाठी मग. हा बोला रंजना मॅडम. हा सर, माझा एक प्रश्न आहे. एम चे विद्यार्थी सर येत नाही कॉलेजला, रेग्युलर मध्ये नाही का, आणि घरी राहून अभ्यास करतात. जे काही मुलं असतात घरी राहून अभ्यास करतात त्यांना चांगले मार्क्स मिळतात आणि जे येतात तर कॉलेजला त्यांना कमी मार्क्स पडतात. सर याच्यातलं काय असं सांगता येईल नेमकं? चला, खूप चांगला प्रश्न विचारला हा पण. हे बघा, घरी राहणारे जे विद्यार्थी असतात तर हे घरी राहणारा विद्यार्थी त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे हे आपल्याला माहित नाही मॅडम. आता मॅडमने जे इंट्रोडक्शन केलेलं होतं तुम्ही त्यामध्ये बघितलं असेल की माझं 6 विषयामध्ये पीजी आहे. आता मला सांगा, मी 6 विषयामध्ये जेव्हा पीजी केलं तर मी प्रत्येकदा ऍडमिशन घेऊन कॉलेजमध्ये गेलो असेल का? अजिबात नाही. मी सुद्धा एक्सटर्नल फॉर्म भरून परीक्षा दिली. पण महत्वाचं काय आहे की मला मार्क्स का बरं मिळाले, मी का बरं मेरिटला आलो? माझा तितका अभ्यास होता. आणि जेव्हाही आपलं बॅकग्राऊंड असते, आपण 100 पुस्तकं वाचलेली असतात तर त्या 100 पुस्तकाचा अनुभव आपल्या डोक्यामध्ये असतो. आपल्याला पेपर लिहायचं स्किल माहीत असते आणि पेपर कसा लिहायचा, कोणता प्रश्न विचारलेला आहे त्याचं स्किल. कारण थेअरी पेपरमध्ये विद्यार्थी किती हुशार आहे हे पेपर चेक करणाऱ्याला तो पेपर पाहिल्याबरोबर समजते. त्याची हँडरायटिंग, त्याचं पेपर लिहिण्याचं स्किल, त्याचे पॉईंट टू पॉईंट जर आन्सर असेल तर त्याला चांगले मार्क्स मिळतात. आणि राहिला प्रश्न की मग रेग्युलर विद्यार्थी जर असेल तर त्याला कमी मार्क्स मिळतात. मी तुम्हाला मागच्या वर्षीच्या माझ्या एका विद्यार्थ्याचं उदाहरण सांगतो. रेग्युलर विद्यार्थी रोज क्लासमध्ये यायचा, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायचा, पण जेव्हा त्याचा थेअरीचा पेपर पाहिला तर त्याला सर्वात कमी मार्क्स होते. कारण त्याची हँडरायटिंग खूपच खराब होती. म्हणजे त्याला मार्क टाकताना सुद्धा त्या व्हॅल्यूअरने विचार केला असेल की याला पास कसं करणार मी. तर हा प्रॉब्लेम असतो थेअरी पेपरचा आणि रायटिंग स्किलचा. आणि त्याची मार्कशीट पाहून आम्हाला पण वाईट वाटलं की इतका हुशार विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर बरोबर सांगत होता, रेग्युलर होता आणि त्याला कमी मार्क्स. आणि तुम्ही जे म्हटलं की घरी राहून जो विद्यार्थी अभ्यास करतो, पण होऊ शकते त्याचं रायटिंग स्किल चांगलं असेल, त्यांनी 100 पुस्तकं वाचले असतील, त्याचं बॅकग्राऊंड चांगलं, बॅकग्राऊंड म्हणजे अभ्यासाचं बॅकग्राऊंड चांगलं असेल म्हणून त्याला चांगले मार्क्स मिळतात. तर शेवटी काय आहे की आपल्यामध्ये काय स्किल आहे त्या स्किलवर
डिपेंड असते की आपल्याला काय अचीव होईल. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅडम. त्याच्यामध्ये सर ओके. एक प्रश्न असा येतो, जो व्हॅल्यूवर असतो मग तो त्याला रायटिंग स्किल अवेलेबल पाहिजे असते का सर? त्याने एखाद्या प्रश्नाने एखाद्या मुलाने जर मुद्देसूद उत्तर लिहिलं असेल तर चालेल नाही का? चालते ना, मुद्देसूद उत्तर जर असेल चालते, पण बघा कंपॅरिझन केव्हा होते. मी आता जस्ट व्हॅल्युएशन संपवलं 4 दिवस आणि आता चालू. हा हा मुद्देसूद उत्तर आणि त्याच्या कॉम्पिटिशन मध्ये एक मुलगा आहे की त्यांनी पण मुद्देसूद लिहिलाय, त्याची हँडरायटिंग व्यवस्थित आहे. आता मला सांगा, तुम्ही व्हॅल्युअरच्या ठिकाणी राहा आणि 2 हा हा आन्सरचं कंपॅरिझन करा. एकीकडे आहे की ज्याची हँडरायटिंग चांगली नाही आहे पण उत्तर त्याचं व्यवस्थित आहे, आणि हा हा एकीकडे असा विद्यार्थी आहे की त्याची हँडरायटिंग पण चांगली आहे आणि त्यांनी पॉईंट टू पॉईंट लिहिलेला आहे. आता मला सांगा, 2 विद्यार्थ्यांपैकी कोणत्या विद्यार्थ्याला तुम्ही जास्त मार्क्स द्याल? त्याची हँडरायटिंग होतं आणि व्यवस्थित जर असेल तर आपण त्यांना तर सारखंच मार्क्स टाकतो ना अवेलेबल. आणि मुद्देसूद उत्तर हँडरायटिंग वर न जाता सारखे मार्क्स आपण मुद्देसूद टाकू म्हणलं शकत तर नाही मॅडम. 1-2 मार्काचा तर फरक हा, पडतोच. मार्काचा difference 1-2 1-2 मार्काचा फरक फरक पडतोच. राहतोच. म्हणजे समजा 1-2 मार्क त्याला डिफरन्स राहतो. कारण की 16 पेपर चेक पैकी करताना आपल्याला जो त्रास होतो ऍज अ व्हॅल्युअर, तो आपल्याला त्या पेपरमध्ये दिसूनच येतो मॅडम. डेफिनेटली 1-2 1-2 मार्काचा मार्काचा डिफरन्स फरक राहतो असं पडतोच नाही मॅडम, मी पण कारण पेपर चेक करते ना. शेवटी ते पेपर लिहिणं सुद्धा एक स्किल असते. आणि हा हा कारण थिअरीच्या पेपरचं मला सांगा, जर फक्त टॅलेंटच पाहायचं असतं विद्यार्थी, तर आपण थेअरी सगळी एक्झाम. परीक्षा ऑब्जेक्टिव्हच घेतली असती ना, मग ऑनलाईन मध्ये कट 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 हा टिक हा टिक 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 केलं, संपलं का? मग थेअरी पेपर आपण का घेतो की तो प्रेझेंटेशन कसं करतो, आपला स्वतःला प्रेझेंट कसं करतो, त्याच्या लिखाणातून तो विद्यार्थी आपल्या समोर प्रेझेंट होत असतो, की त्याचा ऍटिट्यूड काय, त्याच्या हँडरायटिंग वरनं त्याचा सायकोलॉजी समजते मॅडम, की तो किती हुशार आहे, काय आहे, त्याचा स्वभाव काय आहे ते आपल्याला समजत असते. म्हणून ओके कुठेतरी सर, 1-2 थँक्यू. मार्काचा सुद्धा फरक आपल्याला हा आढळून येत असतो. ओके. ओके सर, थँक्यू. खूप छान सांगितली माहिती. थँक्यू धन्यवाद. मॅडम, थँक्यू. सर थांबायचं इथे और हो किसी हो को हो. पूछना हा. है? हॅलो. हाँ हॅलो. हा मॅडम, मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे सरांना. ओके विचारा. सर, माझं असं क्वेश्चन आहे की सर, आताची जी सध्याची परिस्थिती आहे, विद्यार्थ्यांना म्हणजे हे माहिती झालं आहे की बा आम्ही कसंही काही लिहिलं तरी आम्ही नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये जेव्हा पेपर सोडवतो तर आम्ही पास होतो. तर त्याच्यामध्ये आपण क्लासमध्ये पोरांना किती आपण म्हटलं की "अरे बाबा रे, तू नापास होशील पेपरमध्ये किंवा तुझं असं होईल", तर ते म्हणतात की नाही आम्ही बरोबर युनिव्हर्सिटीमध्ये पास होतो. ही एक त्यांची मानसिकता झालेली आहे आणि म्हणून समजवण्याचा प्रयत्न करूनही ते विद्यार्थी जे आहेत ते त्याच पद्धतीने वागतात सर. चला, किती छान छान प्रश्न विचारत आहे तुम्ही, मला खूप छान छान वाटत आहे. म्हणजे तुमची परिस्थिती आमची परिस्थिती सगळीकडे सेम आहे. आपल्याला काय करायचं आहे मॅडम, की त्यांचा जो भ्रम आहे ना, की आम्ही घरी बसूनही पास होऊ किंवा विद्यापीठात काही लिहिलं तरी पास होऊ, हा भ्रम आपल्याला दूर करून द्यायचा आहे. आणि भ्रम कसा होतो दूर तुम्हाला सांगतो मी. आता मी 4 दिवस व्हॅल्युएशनला होतो. 30 पेपरचा एक बंडल असतो, तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही व्हॅल्युएशनला गेले असाल तर. मला सांगा, हो सर. 30 पेपरपैकी 8-9 विद्यार्थी फेल झालेले आहेत. आणि ते कोण फेल होऊ शकतात, की ज्यांना असं वाटतं ना की आम्ही काही लिहिलं नाही लिहिलं तरी पास होतो. आणि विद्यार्थ्यांचे खूप भ्रम आहेत. विद्यार्थ्यांना हेच वाटते की कोणीच पेपर वाचत नाही, कोणी बरोबर चेक करत नाही, काही पण मार्क्स टाकून देतात, हा त्यांचा भ्रम आहे. आता जेव्हा त्यांच्या हातामध्ये मार्कशीट येईल तेव्हा त्यांना आरसा समोर दिसेल की अरे नाही यार, आपण जो विचार केला हे तर सगळं उलट झालं. तर हे त्यांना होणं आवश्यक आहे. आणि जे पोरं खरंच रेग्युलर आहेत, अभ्यास करतात, तर त्यांचा पेपर पाहून आपल्याला त्यांना मार्क्स टाकावंच लागते. म्हणजे आपण कधी कधी इतकं आपल्याला भाग पाडतात विद्यार्थी, की त्याचा मार्क कापायचा कुठं, इतके सुंदर पेपर लिहिलेले असतात. मी तुम्हाला सांगतो, सोशल वर्क सारख्या विषयामध्ये तुम्ही इमॅजिन करा, सायन्सचे जे विद्यार्थी असतात, मॅथमॅटिक्सचे विद्यार्थी असतात, ते तर डायग्राम काढतात. माझ्या सोशल वर्कच्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक प्रश्नामध्ये डायग्राम काढून उत्तरं लिहिलेली आहेत. तर मला प्रश्न हा पडला होता की यांना आता किती, म्हणजे मार्क्स कापताना सुद्धा मला विचार आला की यांचे मार्क्स कट कोणत्या ठिकाणी करणार. इतके चांगले चांगले पेपर सुद्धा असतात. मग मला सांगा, जे विद्यार्थी म्हणतात की काही लिहिलं तरी पास होते, तर असे विद्यार्थी कधीच पास होऊ शकत नाही, जर व्हॅल्युअर व्यवस्थित प्रॉपर असेल, असेल. जर त्यांनी बरोबर व्हॅल्युएशन केलं असेल तर.
नाही पण मॅडम बरोबर. सर इन्स्ट्रक्शन तशाच असतात ना, आपल्याला पोरांना नापास नाही करायचे आहे म्हणून. असं नाहीये नाही, मॅडम. नाही, तरी नाही. इट्स व्हेरी रॉंग स्टेटमेंट. दिस इज असं नॉट अजिबात पॉसिबल. नाहीये, कोणीही इन्स्ट्रक्शन देत नाही. आजपर्यंत मी विद्यापीठात मगाशी इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं असेल 4 वर्ष येस. डेप्युटी चीफ म्हणून काम केलंय आणि माझे जे चीफ होते त्यानंतर प्रोव्हीसी होते, व्हीसी होते, असं आम्हाला व्हीसी किंवा प्रोव्हीसी किंवा चीफनी कधीही एकही स्टेटमेंट दिलेलं नाही की तुम्ही विद्यार्थ्यांना पास करा. इव्हन बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या लोकांनी पण कधीही इंटरफेअर करत नाही. व्हॅल्यूअर हा आणि एकदम टोटल स्वतंत्र असतो, टोटल. म्हणजे त्याच्यावर कोणाचंही बाइंडिंग नाही, कोणाचं काही नाही. इव्हन तुम्ही पेपर कसे चेक करता, काय करता, कोणी तुम्हाला विचारत नाही. फक्त त्याच्यामध्ये सेकंड स्टेप असते मॉडरेशनची. जर तो पेपर मॉडरेशन मध्ये जर पोहोचला तर त्याचं मॉडरेशन होते, नाही पोहोचला तर मॉडरेशन होत नाही. याच्या व्यतिरिक्त कोणताही थर्ड पर्सन तुमच्या व्हॅल्युएशन मध्ये इंटरफेअर करत नाही. कोणीच तुम्हाला सांगत नाही की याला फेल करा किंवा याला पास करा किंवा एवढे विद्यार्थी पास झाले नाही. पाहिजे म्हणून. व्हेरी ट्रू. चला सर, थांबायचं इथे. हो. बाकी क्वेश्चन्स उद्या कंटिन्यू करू. ठीक आहे, ठीक आहे. चला, ठीक आहे. थँक्यू. चला, थँक्यू सो मच सर सगळ्यांकडनं. आपण उद्या भेटणारच आहोत हो. सेम वेळ. ठीक है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू. आज के आप पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, रिपोर्ट सबमिट करिए. कल सर फिर से हमारे साथ रहेंगे फॉर लेसन प्लान प्रिपरेशन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. सर एक मिनट. राहुल सर. हाँ जी. राहुल सर ने जस्ट अ मिनट, आज का वोट ऑफ थैंक्स किसको दिया था सेकंड सेशन का? मैडम श्रीकांत चौधरी. हाँ, श्रीकांत चौधरी सर. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स. सर मैडम मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर जी, प्लीज. Thank you, madam. Good afternoon, everyone. It's my privilege to propose vote of thanks. I am Srikant Chaudhary on behalf of UGC HRDG Nagpur. I extend a hearty vote of thanks to Ram Budke sir. Sir enlightened us on a topic micro teaching and skill of micro teaching and all this topic in very simple language. Today we got a lot of information which will truly help us in our academics. I want to thank and appreciate Dr. Priti Dharmik Madam, coordinator of Faculty Induction Program, for arranging such a informative session for us. Lastly, I want to thank all participants who patiently attend this session. Thank you all. Thank you. थँक यू सर, थँक यू सो मच. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. थँक यू राम सर. उद्या भेटूया. हो. ओके, थँक यू ऑल ऑफ यू. Thank you. एक मेसेज आहे चॅट बॉक्स मध्ये की पीपीटी शेअर करा. मॅडम, पीपीटी ऑलरेडी आपल्या रेकॉर्डिंग मध्ये सेव्ह होतच असतं स्क्रीन सोबत. इफ पॉसिबल सर त्याचं पीडीएफ करून आपल्याला पाठवतील. सरांकडनं जर आलं मला तर मी आपल्या ग्रुपवरती शेअर करेल. ठीक आहे. येस, थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक यू. I am ending the meeting.